डू यू थिंक कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी इस पर्टिकुलर स्किल को सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हाईएस्ट पेइंग थिंग भी है? Exactly. And I'm sure a lot of viewers who are also watching also want to figure if they want to work for great organizations like ours and a lot of other organizations. तो उन्हें डिग्रीज पे काम करना चाहिए, स्किल पे काम करना चाहिए. Like what was the USP of Bolt? I did not come from a very wealthy family where we had a lot of cushion in terms of funds. हमारे पास कोई hand of God या divine hand ऊपर नहीं था in form of an investor. मेरा मन था कस्टमर्स को कुछ ऐसा नया दो जो कस्टमर्स ने पहले नहीं देखा. Just because रूट से ही वो क्लियर नहीं किया जा रहा. वो तो लगता है सेल्स वो बच्चा भी कर रहा है जो अपने पापा को समझा रहा है कि पापा 90% ले आऊंगा, साइकिल दिला दो. बिजनेस को विदाउट फंडिंग कैसे ग्रो करें? कैसे ग्रो किया आपने? विल कट इट कट ही कर देंगे इसको हम. नहीं. तो जब यंगर होते हैं आप में वो जुनून होता है, वो रिस्क लेने का दम होता है इन सिंपल टर्म्स, तो तब आप ज़्यादा रिस्क ले पाते हैं. सो दैट यू गेट दैट एक्सपोनेंशियल रिवॉर्ड एज वेल. अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें तो जितना आपके पास लेस एजुकेशन एंड लेस वर्क एक्सपीरियंस होगा तो फेलियर रेट उतना हाई होगा. चाइना में क्या हुआ ये भी बताओ. ये भी व्हेन वी स्टार्टेड हमने ड्रीम भी नहीं किया था, इमेजिन भी नहीं किया था दैट हम आज यहाँ पे पहुँचेंगे. हमारा फोकस था बस यहाँ पे हर म्यूजिक लवर एक आर्टिस्ट ही बनेंगे जरूरी तो नहीं है. कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी तो बन सकते हैं. अरे नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा था, आज के हमारे गेस्ट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने म्यूजिक के पैशन को चैनलाइज करके 1000 करोड़ का ब्रांड स्टैब्लिश किया इन द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑडियो इंडस्ट्री. सो इस एपिसोड में ब्रांड बिल्डिंग, ई कॉमर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सब टॉपिक्स के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि आपको आज ऐसी कौन सी स्किल्स पर फोकस करना चाहिए इफ यू वांट टू वर्क विद द बिग ब्रांड्स. सो प्रेजेंटिंग यू द टैलेंटेड, द फन लविंग एंड co-founder of second largest player of the audio category, Bolt Audio, Mr. Varun Gupta, only on The Rich, powered by iDigitalPreneur. वरुण जी, वेलकम टू द रिच. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू आशुतोष. हाउ यू फीलिंग? वेरी गुड. इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर. मेरा पहला पॉडकास्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. ऑल्सो नर्वस. मुझे लग रहा है आप मुझे आज इंटरोगेट करने वाले हैं. मैं बिल्कुल इंटरोगेट नहीं करने वाला. सारे टिप्स वगैरह सब कुछ एकदम. हाँ जी, मैंने अभी क्लास ली है आपसे कि कैसे करना चाहिए. सो आई एम प्रिपेयर्ड नाउ. क्लास हम और हमारी पूरी ऑडियंस, हम सब मिलके आज आपसे लेने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं. आई एम डैम श्योर अबाउट दैट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन माय माइंड इज, बोल्ट इतनी बड़ी कंपनी बन गई, पिछले 6 साल के अंदर 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया. व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू कि आप ऑडियो इंडस्ट्री के अंदर अपना कुछ ब्रांड क्रिएट करें? कुछ ऐसा इंस्पिरेशन था या रैंडम दिमाग में आया? सो बहुत डीप इंस्पिरेशन है. मैं फर्स्टली आई एम नॉट श्योर आप और हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि नहीं, मैं एक म्यूजिशियन फर्स्ट एंड देन एन एंटरप्रेन्योर. इन द सेंस आई हैव नॉट बीन वेरी हाईली ट्रेन्ड इन म्यूजिक, बट मैं बचपन से म्यूजिक प्ले करता हूँ. दैट इज व्हाई यू आस्क्ड मी आते ही कि हाँ जी. आपका बहुत म्यूजिक. ओके. So I can gauge the vibes in the household and that it's a musical household. So मेरे घर में भी बचपन से गिटार है. मैं क्लास 10 से, अब तो 18-19 साल हो गए गिटार प्ले करते हुए. मैं अपने स्कूल बैंड में, कॉलेज बैंड में प्ले करा करता था. आई यूज्ड टू सिंग एज वेल. सो मैं वोकलिस्ट एंड रिदम गिटारिस्ट हुआ करता था. अब हमारी बटने वाली है. So अब आप कहोगे तो बीच में मैं गिटार ले आऊंगा यहाँ पे और आप बजाओगे कुछ आज. एनी टाइम चलेगा. इधर से इधर पास ले आओ, अगले सवाल के अंदर मैं गिटार बजाऊंगा इनसे. ठीक है. सो हाँ, सो एज अ बाय प्रोडक्ट जब आप म्यूज़िक में इतनी रुचि रखते हैं, जितनी दिलचस्पी रखते हैं, तो आप एक ऑडियोफाइल बन जाते हैं. सो मैंने बचपन से ही बहुत सारे हेडफोन्स, इंडियन ब्रांड्स के, इंटरनेशनल ब्रांड्स के, स्पीकर्स, होम ऑडियो प्रोडक्ट्स, दे यूज्ड टू बी लाइक टॉयज फॉर मी. तो मैं बचपन से ही इतना इंटरेस्टेड था. सो दिस कैटेगरी वाज वेरी वेरी क्लोज टू मी. बट टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, आई नेवर इमेजिन्ड I will end up doing this. But as they say, that whatever you invest in yourself, let's say in learning, in education, be it a technical form of education या be it art, कुछ वेस्ट नहीं जाता. लोगों को लगता है पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में क्या कर रहा हूँ, मेरा करियर में क्या हो रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है, बट इवेंचुअली जो भी आप कुछ ना कुछ करते हैं, बी इट अ सक्सेस और अ फेलियर, यू गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग्स आउट ऑफ इट. तो ऐसे ही मेरा पहले मैंने इंजीनियरिंग किया. सो उसमें मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सीखा. कंप्यूटर साइंस के बारे में, प्रोडक्ट्स बनते कैसे CS हैं. में इंजीनियरिंग करी. कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया था. बट ऑफ कोर्स एज अ बाय प्रोडक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं, तो आपको बेसिक्स ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ जाता है जो इस प्रोडक्ट में। सो उस समय मैंने नहीं सोचा था मैं एक टेक्निकल प्रोडक्ट कंपनी बनाऊंगा। फिर मैंने एमबीए किया, उसमें मैंने मार्केटिंग सीखा, मैंने 2 जॉब्स किया, एक स्नैपडील में, एक और कंपनी में। तो मैंने वहाँ पे एडवर्टाइजिंग सीखा, ई कॉमर्स सीखा जहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट्स बिकते हैं। सो कनेक्टिंग द डॉट्स। उसके बाद मैंने 3 स्टार्टअप्स की ड्यूरिंग माय एमबीए एंड आफ्टर माय एमबीए एंड जॉब्स। तो मैंने 2 और स्टार्टअप्स की एंड बोल्ट मेरा चौथा स्टार्टअप है। सो पीपल थिंक यूजुअली दैट तो वो 3 एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्टअप एन ईजी कौन से जर्नी। थे? तो सबसे पहले मेरा स्टार्टअप था कॉल्ड स्मार्ट बुक्स, एंड देन देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड सेकंड टू एनडी, एंड देन द थर्ड कंपनी वाज कॉल्ड ब्रांड हैकर्स। वो 2015 से 17 हमने रन किया, और फाइनली एज अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी ब्रांड हॉकर्स लेड मी टू स्टार्ट बोल्ट इन 2017। सो 2017 में, आज से 6.5 साल पहले फिर फाइनली मैंने बोल्ट शुरू किया। सो जो सारी प्रीवियस कंपनीज की लर्निंग्स थी, जो भी मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, मेरा एजुकेशन था, मेरा जॉब्स का एक्सपीरियंस था, ऑल ऑफ दैट केम टुगेदर टू फाइनली हेल्प मी स्टार्ट बोल्ट 2017 में। और ड्यूरिंग माई कंसल्टिंग जिग 2015 से 17 हम ई कॉमर्स कंपनीज़ और ऑफलाइन ब्रांड्स को ई कॉमर्स में लेके जाया करते थे। तो उस प्रोसेस में हमने बहुत सारे ऑडियो और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स के साथ काम किया, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। सो मुझे इस कैटेगरी का अंडरस्टैंडिंग मिला, डिमांड कैसे चलता है, प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसका क्या साइंस है। एंड वी वर्क वेरी क्लोजली विद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो कैटेगरी का अंडरस्टैंडिंग मिलता है उससे आपको कि क्या प्रोडक्ट्स किस प्राइस पॉइंट पे, क्या फीचर्स कस्टमर्स को चाहिए। सो आई ट्राई टू यूज़ दैट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप माई ओन प्रोडक्ट्स, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइन में, म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, एंड इस कैटेगरी को मैं बचपन से ही लाइक टॉयज़ खेलता आ रहा हूँ। सो देन आई फाइनली स्टार्टेड दिस प्रोडक्ट, दिस कैटेगरी। ई कॉमर्स से मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि इनिशियली यू स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स और यू जस्ट वाइट लेबल्ड द प्रोडक्ट इनिशियली, और फिर ई कॉमर्स करना शुरू किया, कैसे किया आपने? सो इनिशियली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारा और मेरा स्पेशल फोकस था टू डेवलप प्रोडक्ट समथिंग विच आर कम्प्लीटली न्यू। ठीक है। सो हमने इन हाउस डिज़ाइन करना शुरू करा। उस ज़माने में हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते थे टू हायर अ लॉट ऑफ पीपल। सो मैं एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स के पास जाया करता था, जो मेरे इनिशियल आइडियाज़ होते थे मैं उनसे डिस्कस करता था, और उनके साथ प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन बना के, एंड फिर उन प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन को लेके हम फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते थे। मैस मैन्युफैक्चरिंग देन यूज टू हैपन इन चाइना, बिकॉज तब मेक इन इंडिया इस कैटेगरी में तो आया नहीं था। तो वो हमारे प्रोडक्ट स्पेशल बनते थे, बट शुरू से ही हमारा बहुत फोकस था ऑन द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइन के टूवर्ड्स बहुत इंटरेस्ट था। एंड आई यूज टू मेरा मन था कस्टमर्स को कुछ ऐसा नया दो जो कस्टमर्स ने पहले नहीं देखा है। डिजाइन से यू मीन द हार्डवेयर डिजाइन? बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिज़ाइन, Okay. बट प्राइमरली अबाउट द फॉर्म फैक्टर, द एस्थेटिक्स। सो हमने प्रोडक्ट्स में लेदर लाना शुरू किया, वुड, एल्यूमिनियम, कॉपर, उनका बॉडी में, शेल में, जो कस्टमर्स ने कभी नहीं देखा था। टिपिकली कोई भी आप ईयरफोन उठाएंगे तो वो प्लास्टिक्स का बना होता है। True. सो वी स्टार्टेड यूजिंग वुड, बिकॉज वुड हैज़ द बेस्ट अकूस्टिक प्रॉपर्टीज़। गिटार। मतलब गिटार लें, हारमोनियम में, दुनिया का कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेंगे वो वुड से ही बनता है, बिकॉज उसकी जो म्यूजिकल रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो कोई मेटल में, कोई सिंथेटिक मटेरियल में जो मैनकाइंड ने डेवलप किया है किसी में नहीं आ सकती। Correct. सो हमने वुडन ईयरफोन्स बनाने शुरू किए। सो आई स्टार्टेड ट्रीटिंग इट लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। तो उसमें हमें कस्टमर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और ऐसे करते करते हम और प्रोडक्ट्स बनाते गए, वो स्केल होता गया। ठीक है। तो फिर आपने ई कॉमर्स में मतलब हाउ डिड यू सॉल्व द लॉजिस्टिक्स वाला प्रॉब्लम? उस टाइम पे तो मेरे को लगता है शिप रॉकेट वगैरह ऐसी कंपनीज ऑपरेट कर रही थी, नहीं कर रही थी? शिप रॉकेट था। सो 2 मॉडल्स होते हैं। और आपने पैन इंडिया शुरू कर दिया हाँ जी, या फिर हाँ जी। पहले हाइपर फोकस किया, हाइपर लोकल नहीं, पे पैन इंडिया शुरू किया था हमने सीधा? तो उसका हमने कुछ अलग नहीं किया था। सो ई कॉमर्स एज अ मॉडल, इसमें 2 ऑप्शंस होता है। एक होता है ब्रांड फुलफिल्ड, जिसमें ब्रांड खुद प्रोडक्ट शिप करता है। एक होता है मार्केट प्लेस फुलफिल्ड और आउटराइट परचेज। तो हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या शुरू में हमने मिंत्रा के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप किया था। मिंत्रा के साथ? ठीक है। उसमें वो प्रोडक्ट्स हमसे आउटराइटली बाय करा करते थे, और ठीक है। वो हमारे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को शिप करा करते थे प्रोडक्ट्स। मिंत्रा करता था ये? हाँ जी। एंड सिमिलरली आज भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जो भी हमारे मेन ई कॉमर्स पार्टनर्स हैं, तो हम उनको डायरेक्टली प्रोडक्ट्स बेचते हैं और वो हमारे एंड कंज्यूमर्स को शिप करते हैं। सो हमें एक एक पीस एंड कंज्यूमर्स को नहीं शिप करना पड़ता। ठीक है। सो शिप रॉकेट एंड अदर सिमिलर प्लेयर्स के साथ हमारा पार्टनरशिप है फॉर लॉजिस्टिक्स, यस, बट दैट इज़ फॉर डायरेक्ट टू कस्टमर ऑर्डर्स। तो हमारे कुछ वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स हैं या कुछ रिप्लेसमेंट्स देना है कस्टमर सर्विस के लिए, तो एंड कस्टमर से जब डायरेक्टली इंटरैक्ट करना होता है तब हम डायरेक्ट कोरियर कंपनीज यूज़ करते हैं। समझा। बट हमारा मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेज, और हमारा B2B2C। एग्जैक्टली। और अब हमारा ऑफलाइन प्रेजेंस भी है, तो ऑफ कोर्स कस्टमर किसी भी ऑफलाइन स्टोर में जाके हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकता है। तो एक सवाल यहाँ से निकलता है कि वी ऑल नो कि इंडिया में ना मतलब कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट्स ही पसंद आते हैं लोगों को,
कि भाई साहब अगर कॉस्ट सही है तभी लेंगे। हम्म, अब ऐसे सिनेरियो में एक स्टार्टअप वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी बनाना चाह रहा है, वैल्यू भी डिलीवर करना चाह रहा है, ठीक है, और मार्जिन ऑब्वियसली अगर नहीं बनाएगा तो वो सूख जाएगा, बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा, पाइपलाइन करेक्ट खत्म। करेक्ट तो हाउ डिड यू टैकल दिस प्रॉब्लम, कैसे किया? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे पास कोई हैंड ऑफ गॉड या डिवाइन हैंड ऊपर नहीं था इन फॉर्म ऑफ इन एन इन्वेस्टर और वी डिड नॉट और आई डिड नॉट कम फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली वेयर वी हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ फंड्स दैट फैमिली अब हमारा फैमिली बिजनेस कह रहा हो कि जाओ बेटा आप बिजनेस करो और आप मनी बर्न करो सो नॉट मेकिंग उड़ाओ। मनी उड़ाओ और पैसा जलाओ इन द स्टार्टअप वर्ल्ड टर्म्स या बर्निंग मनी उसको इंग्लिश में तो बोलते हैं स्टार्टअप समझ भी नहीं आता ना पेरेंट्स को कि ये क्या है। exactly so so to be honest was उस समय not making money or not being profitable was not नॉट एन really an ऑप्शन। option so while we might sound glamorous today that you know we're a bootstrap firm profitable but जब आप business शुरू करते हो जब आपके पास कोई hand of God नहीं होता तो आपको अपना बिजनेस खुद ही सस्टेन करना है उसके लिए आपको अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स खुद मेक श्योर करनी है प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखना है और एज जैसे फ्रूगैलिटी मतलब आपको कॉस्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लोजली होना चाहिए तो आपके डीएनए में होना ही पड़ेगा आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे बिकॉज आपको पता है जैसे आपने बोला कि अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस अपने आप ही सूख जाएगा आपके फंड्स ड्राई आप कर जाएंगे और फिर आप बिजनेस ही नहीं चला पाओगे सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज आई हैड प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द ई कॉमर्स सेक्टर एंड मैंने काफ़ी ब्रांड्स को ई कॉमर्स स्पेस पे बिल्ड किया था सो मुझे अंडरस्टैंडिंग था कि प्रोडक्ट्स को कैसे लाना है कैसे मार्केटिंग कॉस्ट मैनेज करना है कैसे प्रोडक्ट पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन सब कैसे मैनेज करना है सो ऑफकोर्स देर वॉज अ वेरी ह्यूज फोकस ऑन बिल्डिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट तो हमने प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसके डिज़ाइन में बहुत इन्वेस्ट किया बट साथ में ऑफकोर्स एक्सेसिबिलिटी मतलब कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स स्पेशली जो भारत में मेन कंज्यूमर्स हैं हमारे उनको पहुंचता उनमें एक्सेसिबिलिटी रहना और सो दैट दे गेट द बेस्ट वैल्यू एज यू सेड दैट उनको ग्रेट वैल्यू मिले इन अ वैल्यू फॉर मनी इन अ रीजनेबल प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट वेयर दे गेट अ ग्रेट प्रोडक्ट दैट दे रियली एस्पायर फॉर बट अब वो क्योंकि रीजनेबल प्राइस में है एक एक्सेसिबल प्राइस में है वो बाय भी कर सकते हैं सो दैट इज़ ऑफ कोर्स इट साउंड्स वेरी easy to put in a sentence कि great value great product for reasonable price but of course it is that is the biggest challenge जो कि मैं ये सारा चीज़ एक पैकेज में कैसे लेके आए जो वो मैं of निकाल course पा रहा हूँ वो ये समझ में आ रहा है जस्ट बिकॉज यू हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग ई कॉमर्स ब्रांड्स सो दैट इट बिकेम ईजियर फॉर यू टू स्केल अप दिस बिजनेस। अभी मैंने कहीं पे समवेयर आई रेड कि ना जिंदगी में अगर जैसे मान लीजिए अगर किसी नए बंदे को स्विमिंग सीखनी है तो उसने किसी को देख लिया वो तुरंत एक बंदा मान लो वो गोवा में बैठा हुआ है, ठीक है, उसने देखा एक बंदा भागता हुआ गया समंदर में सीधा छलांग लगाई और समंदर में तैरने लग गया। तो अगर उसको देख के कि भाई इसके भी तो 2 हाथ है 2 पैर हैं 1 नाक है, ठीक है, और इसने तो एक छलांग में वहां पे करने लग गया तो मैं भी कर लेता हूँ, तो अगर वो भी बंदा उसको मोटिवेशन के अंदर जाके कूद जाएगा तो हो सकता है खत्म ही हो जाए, ठीक है, और अगर देख के डर ही गया कि नहीं यार ये कर लेता है लेकिन मैं तो नहीं कर पाऊंगा इसने सीखा होगा ये, दोनों केसेस में बंदा कभी सीख नहीं पाएगा स्विमिंग। इट्स जस्ट दैट उसको जाके अगर पूछा जाए कि भाई आप कैसे सीख रहे हो, आपने कैसे सीखा, वो बताएगा कि भाई मैंने स्विमिंग पूल में पहले हाथ पैर मारना सीखा था, करेक्ट ठीक है, जहाँ पे मेरे को डूबने का डर नहीं था, मेरे पैर ज़मीन पे थे और Correct. वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस इतनी करी तो आज मैं ओशन में भी और समंदर में भी छलांग लगा सकता हूँ। करेक्ट सिमिलरली जस्ट बिकॉज यू हैड एन एक्सपीरियंस, कितने 3 कंपनीज बताए आपने, 3 स्टार्टअप्स चलाया था 3 मैंने स्टार्टअप्स के अंदर आपका बढ़िया हाँ जी। एक्सपीरियंस था तो ई कॉमर्स तो नाइस। ई कॉमर्स ब्रांड को बिल्ड करते टाइम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या मेटा एड्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? सो हमारे लिए हम दोनों करते हैं हाँ उस टाइम के हिसाब से। उस टाइम पे हम जब शुरू में ब्रांड हमने 2017 में शुरू किया था तो हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते थे कि हम ज़्यादा प्लेटफॉर्म के बाहर जाके मार्केटिंग करें सो तब हमारा एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप था विद मिंत्रा तो हम सिर्फ प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते थे प्लेटफॉर्म पे ही एडवर्टाइज करा करते मार्केटिंग थे भी करते थे। तो उसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टाइजिंग कि जिस पॉइंट पे आप सेल कर रहे हैं उसी पे एडवर्टाइज करेंगे यूजुअली वो सबसे एफिशिएंट मीडियम होता है एडवर्टाइज करने का कि जब कस्टमर आपके पास आया है एक फिजिकल स्टोर पे या एक ऑनलाइन स्टोर पे जहाँ पे वो डिसीजन ले रहा है वहीं पे आप एडवर्टाइज करें अपना प्रोडक्ट दिखाएं उसको फिजिकल स्टोर है तो मे बी एक इन शॉप डेमोन्स्ट्रेटर के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करें एक पोस्टर लगा के करें ऑनलाइन में सिमिलर जब वो सर्च करता है तो उसको अपना एड बैनर दिखा के अपना प्रोडक्ट दिखाएं सो दैट इज़ यूजुअली द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग हाउएवर ऑफ कोर्स POS एडवर्टाइजिंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में बहुत एक्सपेंसिव हो गया है एंड बहुत कंपटीशन हो गया है उस वजह से और एक्सपेंसिव हो गया है
So thus वही brands मैं have पूछने to वाला था। create a bigger brand, and they have to go outside the platform. Of course, through this journey, हमने influencer advertising भी किया है. We've used the biggest social media platforms, digital media platforms, Google, and all the avenues that are available to reach out to the customers so that उनके साथ relatability बढ़े, top of the mind recall बढ़े, so that most importantly when they go out and search for a product, उनके mind में ये product हो. और अगर नहीं भी है तो जब वो हमारा product देखे तो उनको लगे हमने ये प्रोडक्ट कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे देखा है, इसका एडवर्टाइजमेंट रिकॉल देखा आ है. जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंड एज वी ग्रू द ब्रांड, वी रीच्ड आउट टू मिलियंस एंड एक्चुअली करोड़ों हाउस होल्ड्स में हमारा प्रोडक्ट्स आज की डेट में है. सो कस्टमर्स ने एक्चुअली अपने क्लासरूम्स में, अपने स्टोर्स में, मेट्रो में, एयरप्लेन्स में, हर जगह हमारे प्रोडक्ट्स देखे हुए होते हैं. सो उनको पता है हाँ, ये प्रोडक्ट तो वहाँ हर गली में, हर स्टोर में, हर क्लासरूम में दिखता है. सो उससे रिलेटेबिलिटी बनता है, उससे क्रेडिबिलिटी बनता है. सो ऐसे धीरे धीरे करके हमने अपना ब्रांड बनाया. जब इनिशियली पीओएस पे आप कर रहे थे प्रमोट मिंत्रा पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उस टाइम पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ. तो व्हाट मेड बोल्ट, लाइक व्हाट वाज द यूएसपी ऑफ बोल्ट? उस टाइम क्यों परचेज किया कस्टमर ने व्हेन ही हैड मल्टीपल ऑप्शंस? तो बोल्ट क्यों चूज हुआ होगा? आपको क्या लगता है? चूज तो हो गया, पैसा आ गया, बढ़िया है. पर आपको लगता क्या है क्यों हुआ होगा? हाँ जी. यूएसपी क्या दिया था आपने? सो एट एनी पॉइंट इन टाइम जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में होंगे, कंपटीशन तो होगा. टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, उस समय बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में बहुत हैवी थे, एंड आई एम प्राउड दैट वी एंड अ लॉट ऑफ आवर इंडियन कंपेटिटर्स हैव collectively taken about 80% market share in India, and I'm I can proud of remember that. the names of the companies हाँ जो जी, थे हाँ जी. उस सो time. उस समय बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे और इंडियन प्लेयर्स का बहुत कम मार्केट शेयर था. Correct. सो वी हैड टू फाइट विद अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल बेहेमथ्स. बट जब हमने लॉन्च किया, हमने सबसे पहले वायरलेस टेक्नोलॉजी पे राइड ऑन किया, बिकॉज एंड वी वर अ लिटिल अहेड ऑफ आवर टाइम, बिकॉज 2015 से 17 में वायरलेस वायर्ड प्रोडक्ट्स ज़्यादा चलते थे ऑफ कोर्स, एंड वायरलेस तब नया नया आ रहा था. तो हमने बेट लिया कि हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे और वायरलेस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे. बट कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदता है और यूएसपी क्या है? आई थिंक इनसाइड आउट अगर हम देखें, तो इसका आंसर इस वाई में है कि हम अपने प्रोडक्ट्स क्यों बनाते हैं. एंड दिस वाई कम्स फ्रॉम द लव फॉर म्यूजिक. आई एम अ पैशनेट म्यूजिशियन, आई एम एन ऑडियोफाइल, एंड मैं और मेरे को फाउंडर और हमारी टीम, we're a bunch of passionate electronic enthusiasts, people who love creating products. और हमने उस पैशन और उस लव के साथ अपने प्रोडक्ट्स बनाए, एंड हमें प्रोडक्ट्स जल्दी बनाने की जल्दी नहीं थी. हमें ऑनेस्टली उस समय मार्केट शेयर, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ये सब फैंसी चीज़ें का इतना मतलब नहीं था. हम पैशनेट आर्टिस्ट की तरह प्रोडक्ट्स बनाते थे. और हमने इनफैक्ट, मैंने अपने फर्स्ट फ्यू ईयर्स में जो भी एवरी प्रोडक्ट दैट हैज़ कम आउट, मैंने खुद प्रोडक्ट डिज़ाइन किया और उसका खुद फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड कर्व पूरा खुद प्रोग्राम किया, उसका साउंड प्रोग्राम किया, खुद टेस्ट किया है. सो उस पैशन के साथ जब आप प्रोडक्ट बनाते हो और उसमें कोई कॉर्नर्स कट नहीं करते, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो वर्ल्ड क्लास होता है. एंड एज आई सेड कि हमारा डिज़ाइन की तरफ बहुत फोकस था और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी की तरफ. नाउ अगर आप इस व्यू को आउटसाइड इन देखें, वाइल ऑफ कोर्स कस्टमर को मे बी ये जर्नी, स्टोरी, फाउंडर्स और क्यों और उनका बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा ऑफ कोर्स, बट कस्टमर जब आउटसाइड इन देखता है उसको एक ग्रेट लुकिंग प्रोडक्ट दिखता है जो उसने कहीं और नहीं देखा, एंड टॉप क्वालिटी, टॉप परफॉर्मेंस इन फॉर्म ऑफ रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ दिखता है. सो जब कस्टमर देखता है मुझे एक बहुत ग्रेट लुकिंग प्रोडक्ट विद वैलिडेशन इन फॉर्म ऑफ ग्रेट रिव्यूज़ जो आधा कस्टमर्स ने खरीदा है, वो भी थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स जब कह रहे हैं कि ये 4.5 स्टार प्रोडक्ट है, तो कस्टमर अपना ट्रस्ट उस ब्रांड में, या ब्रांड में भी तो नहीं, सिर्फ उस प्रोडक्ट में डालता है कि देखो हज़ारों लोगों ने ये प्रोडक्ट कहा है, ये अच्छा है. ब्रांड शायद मैं ना जानता हूँ जब मैं बाय कर रहा हूँ एक कस्टमर की तरह, लेकिन उसके बाद तो फिर लोगों वर्ड ऑफ माउथ चलता है. एग्जैक्टली. तो शुरू में कस्टमर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है, इवेंचुअली ब्रांड में. If you are building a bootstrap firm, well, of course, if you have a funded firm, then you can invest into the brand and make people buy your story and the why behind the brand, and then the customer will assume कि brand है तो product तो अच्छा होगा ही. But शुरू में फैक्ट तमाशा देख वाला. बट शुरू में कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीदता है, उसके ऊपर पूरी रिसर्च करता है. इस वजह से नाउ आई होप वो हमारा यूएसपी रहा होगा, दैट कस्टमर ने सोचा होगा कि इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे विद ग्रेट रिव्यूज़ मिल रहा है, एंड दैट ही कैन कंपेयर इट विद द कंपटीशन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल. तो उसके बाद एक रैशनल चॉइस लेता है कस्टमर. सो ये चीज़ को माइंड में रखते हुए कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट का चॉइस किया होगा. गुड. ओके, सो इस पूरे फर्स्ट हाफ को सम अप करते हुए कि हाउ यू स्टार्टेड एक्चुअली बोल्ट, उसको सम अप करते हुए एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है
जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड, आपका भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस का? मेरे पेरेंट्स बिजनेस में थे, हाँ। बट वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थे। स्टार्टअप के अंदर, स्टार्टअप कल्चर तो आया ही पिछले 5-10 सालों में हाँ अब, जी। है ना? तो ये स्केलिंग, ये मतलब नए हायरिंग और थोड़ा सा जेंजी कल्चर ऑफ वर्क, कि भाई रात के 1 बजे तक भी काम कर रहे हैं और सुबह 1 बजे तक जग रहे हैं, हाँ जी। ऐसा होता ही होगा ऑफ शुरुआत में कोर्स, तो। ऑफ कोर्स। तो क्या आप ये बोलना चाहोगे कि हाँ यार, पहले ना जॉब करो और देखो, सीखो? क्या ये मतलब सही है? मैं जो अज्यूम कर पा रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड यू हैव नॉट, योर फैमिली डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, ठीक है, और आपको वो चीज़ें देखने को नहीं मिली अपने सराउंडिंग में, तो पहले आप कहीं पे जॉब करें, सीखें और उसके बाद ट्राई करें, या फिर इसके अपोजिट कि नहीं आप सीधा काम करना शुरू कर सकते हो? आपका क्या मानना है इसमें? सो देखिए, देर इज़ नो स्ट्रिक्ट फॉर्मूला फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और अगर होता तो इट वुड हैव बीन ऑन अ सिंपल रेसिपी कि ये 5 चीज़ें करो और आपका बिजनेस चल जाएगा। हैविंग हैविंग सेड दैट, जितना भी आप लाइफ में एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं वो आपको प्रिपेयर एंड प्राइम करता है टू बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर चैलेंजेस, बोथ एट अ टेक्निकल लेवल कि आपको कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होता है या किसी प्रोडक्ट का, सर्विस का या इंडस्ट्री का, एंड एट अ इमोशनल लेवल to be able to overcome those challenges or to have that emotional quotient or emotional intelligence to deal with other people. As they say, 80% of the job for us as founders is not to build products but is to work with people. क्योंकि True. अगर आपने people के साथ काम कर लिया, वो अमेजिंग प्रोडक्ट्स बना लेंगे, वो सर्विसेज मार्केटिंग सब कर लेंगे। There's a quote, you build people, people build business. एग्जैक्टली। सो इसलिए अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी काम आएगा, वाइल वी माइट गिव काउंटलेस एग्जांपल्स ऑफ ड्रॉप आउट्स सो टू से अमेरिकन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, बट वो बहुत रेयर होते हैं। बट अगर आप 80% ऑफ बिजनेसेस उठाएंगे, सो देर इज सम मेथड टू द मैडनेस दैट उन लोगों ने अच्छा एजुकेशन लिया या कुछ एजुकेशन लिया, उसके बाद कुछ काम करके देखा और उसके बाद वो लर्निंग्स लेके आए और वो फिर इंडस्ट्री में मैदान में कूदेंगे। जैसे आपने स्विमिंग का एग्जाम्पल दिया, तब आप मोर प्रिपेयर्ड होते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इवन टुडे, इंडियन यूनिकॉर्न्स, where they have founders who started their business at 19 and 20, and have now built immensely large businesses. But अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें, तो जितना आपके पास लेस एजुकेशन एंड लेस वर्क एक्सपीरियंस होगा तो फेलियर रेट उतना हाई होगा। जितना आप प्रिपेयर्ड होता है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है, सो देर आर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स जो एक सर्टेन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेके आते हैं और वो पहले जॉब करते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, और उसके बाद स्टार्टअप करते हैं, तो वो बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं। प्रिपेयर्ड होते हैं तो चीज़ों उसके बाद फेलियर रेट कम होता है। हाउएवर, उसके बाद उसमें भी एक क्लॉज है दैट जब आप अपनी लाइफ में जितना एज बढ़ता रहता है और जितना आपका सैलरी बढ़ता रहता है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है और आपका रिस्क एपेटाइट बहुत कम हो जाता है। मतलब जब आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए का सैलरी कमा रहे हैं, उसके बाद अगर आप अपना नौकरी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। करेक्ट। सो अगर आप 1 साल बिजनेस कर रहे हैं, सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज आल्सो। एग्जैक्टली, सो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप 20 लाख रुपए की जॉब पे है तो 20 लाख रुपए गिव अप कर रहे हैं, तो एक टाइप से वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज 20 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर। सही सही। सेकेंडली, जितना आप लाइफ में ओल्डर होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप हो सकता है मैरिड हो उस ज़माने में, तब आपके हो सकता है किड्स हों, देयर माइट बी अदर पीपल इन योर फैमिली इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स और योर पार्टनर, स्पाउस और किड्स हु माइट बी डिपेंडेंट ऑन योर यू ब्रिंगिंग ब्रेड टू द फैमिली। तो ओवरऑल आपका, एंड नेचुरली बिकॉज एज यू ग्रो ओल्डर आप लेस रिस्क टेकिंग हो जाते हैं, रिस्क अवर्स हो जाते हैं। तो जब यंगर होते हैं, आप में वो जुनून होता है, वो रिस्क लेने का दम होता है इन सिंपल टर्म्स, तो तब आप ज़्यादा रिस्क ले पाते हैं, सो दैट यू गेट दैट एक्सपोनेंशियल रिवॉर्ड एज वेल। सो दोनों तरफ देर आर प्रोज एंड कॉन्स, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट गेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटी। आपके अगर अपॉर्चुनिटी डोर स्टेप पे आ रही हो, सो इट विल बी फुलिश ऑफ यू टू लेट इट गो। इट नेवर हर्ट्स टू ट्राई, बट आई ऑलवेज इनकरेज पीपल टू ट्राई पैरेलली सो दैट आपका रिस्क कम हो। आप कॉलेज के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एजुकेशन में हैं। कॉलेज से इमीडिएटली इम्पल्सिव होकर ड्रॉप आउट करने का ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो मे बी अगर आपको लगे तो आप जॉब के साथ में छोटा सा एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ले लें, अगर लगे कॉन्फिडेंट है, फिर जॉब छोड़ के आप एक इस्टेब्लिश बिजनेस में आ सकते हैं। आई मीन जब आपका स्टार्टअप इस्टेब्लिश हो रहा है, सो दैट हेल्प्स यू रिड्यूस द रिस्क रादर देन गोइंग इम्पल्सिवली सेइंग कि मैं सब छोड़ के बिजनेस शुरू करूँगा, 2 महीने बाद आपके फंड्स ड्राई अप हो गए, आपके पास इन्वेस्टर नहीं है, फैमिली आपको बैक नहीं कर रही, खत्म। तो इसलिए। तो वरुण भाई का अच्छे शब्दों में कहना का मतलब ये था कि जो
कर सकते हो ना तो 20 साल 30 साल की एज में कर लो, क्योंकि ये माया है और ये हमें बताया गया है। जो घर वाले कहते हैं कि एक बार तुम पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद जॉब ले लो, जॉब लेने के बाद तुम फंड्स इकट्ठे करके फिर बिजनेस ट्राई करना, ऐसे बोलते हैं। हाँ 10th जी, कर लो फिर हाँ तुम्हारी जी। ज़िंदगी सेट है, 12th कर लो फिर तुम्हारी ज़िंदगी सेट है, फिर ग्रेजुएशन कर लो ज़िंदगी सेट है। वो बीच में एक चीज़ बताते नहीं है कि बीच में बेटा तेरी कर देंगे शादी, ठीक है, शादी करने के बाद तू अपने आप कर लेगा बच्चे, ठीक है, और उसके बाद तेरी ज़िंदगी सच में ही सेट है। फिर यू विल नॉट बी एबल टू टेक रिस्क, एज ही इज सेइंग, कि बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे आप, क्योंकि आपको शक्ल देखनी पड़ती है कि बच्चे की चेहरा देखोगे कि उसकी फीस भरनी है, ये करना है, अगर जॉब छोड़ दूंगा नहीं चला हाँ जी। तो वो नहीं चलेगा। रिस्क ना आप 20 साल 30 साल की एज में जब आप शादीशुदा नहीं हो तब आप ज़्यादा ले सकते हो, और ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। आज के टाइम पे तो आप देख ही सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं वो इसी एज के आ रहे हैं। बहुत रेयर केस होता है कि 40 45 50 साल की एज में किसी ने कुछ शुरू किया है, वो हो गया। ऑल्दो केसेस हैं कि वो भी ऐसे हैं। बहुत एग्जांपल्स होते हैं, मे बी हम उन्हें देखते कम है, दे आर लेस सेलिब्रेटेड। अ लॉट ऑफ स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस, देयर आर टन्स जिसमें लोग बहुत सीजन बिजनेसेस से छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करते हैं, सीजन जॉब्स छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करते हैं, बट पॉसिबली दे आर सो वेल एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ देयर यूनिट इकोनॉमिक्स कि उनको फंडिंग की लाइट नहीं देखनी पड़ती, एंड दस वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते। हम एज कंज्यूमर्स आई वुड लव टू कॉल देम अप, अगर वो हैं कहीं एग्जिस्ट करते हैं और आप में से किसी को पता हो ऑडियंस को, तो आप भी हमें कमेंट्स करके बताइए, टैग करिए उन्हें इंस्टाग्राम पे, मुझे बताइए, तो हम सेलिब्रेट करेंगे ना उन्हें। एब्सोल्युटली। वील टेक देम ऑन बोर्ड, और हम दिखाएंगे दुनिया को कि भाई इन्होंने किया है। हाँ जी। नाइस। ओके, व्हाई बोल्ट केप्ट इटसेल्फ बूटस्ट्रैप्ड? क्यों बूटस्ट्रैप्ड आपने किया? उस टाइम पे फंडिंग मिल नहीं पा रही थी, या मन ही नहीं था कि लेनी नहीं है मुझे फंडिंग? सो हमें कुछ फंडिंग के अगेंस्ट नहीं थे हम, बट शुरू से व्हेन वी स्टार्टेड द बिजनेस तब फंडिंग का इतना ख्याल ही नहीं था। हमें एक अच्छा प्रोडक्ट का आइडिया था, हमें उसका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग था। मैंने 1 साल चाइना में बताया था टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या टेक है, क्या रिसर्च चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए। तो शुरू में हमने एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप किया था मिंत्रा के साथ। तो उसमें हमें मिंत्रा ने हमें सपोर्ट दिया था टू ग्रो द ब्रांड, टू बिल्ड द ब्रांड। तो उसमें कभी हमें ये प्रॉब्लम नहीं था कि ब्रांड कैसे बनेगा, बिकॉज हमें कुछ एक सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्स था, बिकॉज हमने ये काम करा था। जैसे आप वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, तो मैंने कुछ स्टार्टअप चलाई थी, कुछ नौकरी किया था, उससे मुझे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिला। सो दैट हेल्प मी। सो एक ब्लाइंड बेट नहीं था, एक कैलकुलेटेड रिस्क था जो Calculated हमने risk लिया था। था। हैविंग सेड दैट, नॉट रेजिंग फंड्स, और आई मीन बिगर फोकस वॉज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमें यूनिट इकोनॉमिक्स को माइंड में रखते हुए प्रॉफिटेबिलिटी के टुवर्ड्स मूव करना है। एज वी ग्रो द बिजनेस देन वी रियलाइज दैट वी वर डूइंग ग्रेट, और हम मोर देन 100% एक साल में ग्रो कर रहे थे। तो हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी फंडिंग की, क्योंकि हम प्रॉफिटेबल थे, और वो ऑर्गेनिकली हमारे डीएनए में आ गया प्रॉफिटेबिलिटी एंड फ्रूगैलिटी, कि काम करना है तो इसी तरीके से करना है। बिकॉज समटाइम्स व्हेन ब्रांड्स आर चेजिंग स्केल और इन्वेस्टमेंट्स की बातें होने लगती हैं, सो आप अपना आधा काम स्केल और इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए करते हो, और अपने कोर प्रोडक्ट और बिजनेस को ग्रो करने के लिए I नहीं like you. करते। I like you. Lovely. और I know a lot of startup founders, as much I'm also pro for funding. There are millions of success stories with invested companies, but they have to invest बट उनको देख देख के जो अभी का करंट सिचुएशन है ना फाउंडर्स का, एंटरप्रेन्योर्स का, मेरे को भी समझ नहीं आता। ऑल्दो मेरे को हेट मिल सकती है इस बात पे, मुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ आता है कि भाई पहले दिन से प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ किसी कंपनी के अंदर, हाँ जी। तो वो प्रॉफिटेबल फर्स्ट डे से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इन्वेस्टर का पैसा लेके जला ही जा रहे हैं इस सोच में कि हाँ इस दिन मैं सब कुछ रिकवर कर लूंगा। हाँ जी। But having said that, there are businesses, some products and services require कि आपको पहले कुछ इन्वेस्टमेंट डाल के एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भी ऐसा होता है कि पहले आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तैयार होगा, उसके लिए 2 4 10 20 50 लोग लगेंगे, 6 महीना साल डेवलप करेंगे, वो लॉन्च होगा, फिर रेवेन्यू आएगा। सो इन सच केसेस डे वन से नहीं है। सच केसेस इट इज या कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है, जहाँ पे आपको मशीनरी लगा के प्रोडक्ट बनाना है, तो एक बार मशीनरी लगानी पड़ेगी, तो डे वन से प्रॉफिटेबिलिटी आमतौर पे मुश्किल होता है उन सच केसेस में। सो हर वाइल ऑफ कोर्स वी आर प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन एंड प्राउडली सो, बट देर आर सम केसेस जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी डे वन से नहीं आ पाती, मे बी फर्स्ट 6 months के बाद आएगी, मे बी 1 year के बाद, मे बी 2 years के बाद, बट देर हैज़ टू बी अ सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग और एक होराइजन क्लियर दिखना चाहिए कि इस प्रोसेस के बाद, और एक अगर हम सिंपल कैलकुलेशन में डालें, एक एक्सेल में डालें, तो हमें क्लैरिटी ऑफ विजन दिखना चाहिए कि इतने टाइम बाद जब ये नंबर्स आएंगे, और वो रीजनेबल नंबर्स लेके। ऑफ कोर्स काफ़ी बार लोग इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए
कुछ भी मनधड़ंग कैलकुलेशन बना लेते हैं और बोलते हैं कि देखो 3 साल बाद अगर 3000% ग्रोथ हो गया तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, वही एंड देन इवेंचुअली पीपल कीप चेजिंग स्केल ऑन टॉप लाइन एंड रेवेन्यू मोर देन प्रॉफिटेबिलिटी. बट अगेन उसका भी एक अलग इकोनॉमिक्स होता है, बट एक क्लियर विजन होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी के टुवर्ड्स. मेरा भी यही मानना है इसके अंदर ना कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपका एक प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त आप बना रहे हो, ठीक है, आपको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, आप 5-10 इन्वेस्टर्स के पास जाके बैठ चुके हो, आप अलग अलग जो कोहोर्ट्स हो रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो बिजनेस की वर्कशॉप्स हो रहे हैं अलग अलग, वहाँ पे जाके आप नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रहे हो. बट पॉइंट ये है कि आपका उसमें टाइम, एनर्जी, मनी तीनों चीज़ें जा रही हैं जो कि आपके बिजनेस को उस टाइम पे आपकी ज़रूरत है. आप वहाँ रह के उस बिजनेस को, उस प्रोडक्ट को बढ़िया कर सकते हो, लेकिन आप फंडिंग के लिए अब आपके पास पैसे नहीं है. लेकिन अगर आप कुछ और दिमाग लगाओ कि मैं, लेट्स सपोज आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपने देखा होगा शायद टेक बर्नर करके एक हाँ जी. क्रिएटर है. टेक बर्नर ऑल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, उन्होंने जब लेयर्स को लॉन्च किया फर्स्ट डे प्रॉफिटेबल, उन्होंने उसके बाद अभी एक रिसेंट क्या लॉन्च किया, हाँ, ओवरलेस लॉन्च किया, फर्स्ट डे प्रॉफिटेबल है. तो भाई अगर नहीं मिल रही है फंडिंग तो उस पर हाथ पकड़ के ऐसे कि मैं फंडिंग लूंगा तभी करूंगा, हाँ जी. और नहीं तो मैं अपने सपने को मार ही दूंगा. हाँ जी. उसकी जगह पे ट्राई समथिंग एल्स ना, हाँ जी. ट्राई एस्टैब्लिशिंग योर ओन ब्रांड, ठीक है. और नहीं होता है तो कहीं से भी पैसा जमा करके कोशिश करो कि जो एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स ही हैं उनके साथ पार्टनर अप करके, उनके साथ कुछ शेयर करके, परसेंटेज शेयर करके, ठीक है, उनको ऑनबोर्ड कर लो अपने साथ और अपने हाँ जी. प्रोडक्ट को रेडी करो. और उसके बाद इफ यू आर अल्ट्रा कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कि यार ये तो जरूरत है मार्केट की, हाँ जी. तो यू कैन डू दैट वेज. पर अगर आपके मन में लालच है कि मैं तो इन्वेस्टर का पैसा लूंगा हाँ जी. इतने वैल्यूएशन पे, फिर गलत जा हाँ सकता जी. है. और पेशेंस इज द की. जब आप खुद से शुरू करेंगे बिजनेस तो हो सकता है जर्नी थोड़ा स्लोअर हो, बट आपकी नींव पक्की होगी, आपका बिजनेस एक सॉलिड फाउंडेशन पे होगा. दैट विल अलाउ यू टू गो फॉर द लॉन्गर गेम. मे बी आप क्विक इन्वेस्टमेंट्स लेके हो सकता है लॉन्ग टर्म बिजनेस भी बना लें, बट अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं तो हो सकता है आपका मनी ड्राई अप हो जाएगा 6 महीना, साल, Correct. 2-4 साल बाद. हैविंग सेड दैट, इन्वेस्टमेंट्स के भी बहुत मेरिट्स होते हैं. इट अलाउज यू टू टेक मोर रिस्क, अलाउज यू टू इन्वेस्ट फर्दर, इन्वेस्ट इन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कुछ बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि बहुत इनोवेटिव बना रहे हैं कुछ आप, तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, पीपल में. तो इन सम केसेस इन्वेस्टमेंट ज़रूरी भी होता है. अगर आपको लगता है वो मशीनरी या पीपल में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अपना पैसा नहीं है. बट यू राइटली मैंशन पार्टनरिंग विद द राइट पीपल इज़ इंपॉर्टेंट. तो आप Strategic अपना partnership. इक्विटी अपने को फाउंडर को दे सकते हैं, अपने एक फर्स्ट इन्वेस्टर फ्रेंड को दे सकते हैं, एक कंटेंट क्रिएटर को या ब्रांड एम्बेसडर को दे सकते हैं. देर आर मल्टीपल वेज. सो आई फील इन द लास्ट 5 to 10 years, वाइल इंडिया में बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आया है, but the idea of entrepreneurship and startups has gotten democratized. So हर गांव में, हर शहर में, हर tier 2, 3, 4 सिटी में, हर घर में कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, लोग छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं अमेजोन पे, ई कॉमर्स पे, स्मॉल IT कंपनीज चला रहे हैं, स्मॉल सर्विसेज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के चला रही हैं. सो पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग एंड टेकिंग रिस्क्स, व्हिच इज़ व्हाट आई एम हैप्पी एंड प्राउड ऑफ. Lovely. We are also proud of. क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत, यस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में और आपको गुस्सा भी आया होगा थोड़ा सा कि बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया, बट मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है. तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से, बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, चीजों को आप सीख रहे हो, तो एक छोटी सी मदद कर दो. नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका. अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट्स भी हम इन्वाइट कर पाएंगे, जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है. बहुत मजा आने वाला है. टेक केयर. वापस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर. 700 एम्प्लॉइज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे मेंटेन करते हो आप, मतलब रिटेन कैसे करते हो एम्प्लॉयज़ को, क्या देखते हो आप एम्प्लॉयज़ के अंदर, और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, कैसे कैसे आप ट्रेन करते हो उन्हें? सो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है. आई लव वर्किंग विद पीपल एंड टॉकिंग अबाउट पीपल एंड स्टडिंग
ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड कि लोग कैसे काम करते हैं, लोगों के क्या इमोशंस कैसे काम करते हैं और कैसे हम लोगों के साथ काम करके लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं. सो आपने दो बातें पूछी. फर्स्ट वाज एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडली आप उन्हें रिटेन और लॉन्गर टर्म में कैसे लेके जा सकते हो. जब हम एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, सो आई ऑफन बिलीव दैट वी डोंट हैव टू बिल्ड war horses, but we have to build race horses, or rather we don't have to build race horses, we have to build war horses. बेसिकली लंबी रेस के घोड़ों के साथ हमें काम करना है. वो कैसे होगा? जब हम एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को सिर्फ स्पीड से ना नापे, बट हम क्वालिटी ऑफ वर्क से नापे, डायरेक्शन से नापे, विच मीन्स हमें सिर्फ ये नहीं लोगों को बोलना है कि काम करो और बहुत ज़्यादा करो और हसल एंड ग्राइंड करो, 12 घंटे करो, बट किस डायरेक्शन में. सो इसमें लीडर का इंपॉर्टेंस आता है दैट हमें राइट डायरेक्शन में देना. और सिर्फ डायरेक्शन एक रिटोरिकल बात नहीं है कि हम एक ग्रैंडफादर की तरह बैठ के विजन की बातें कर रहे हैं, बट उस विजन को ड्रिल डाउन करके सिंपल टास्क्स में देना, मंथली टारगेट्स में देना, गोल्स बनाना, टेक्निकल टर्म्स में बोलो तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स में लेके आना, या सिंपल टर्म में गाइड करना लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है. जब और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आइडेंटिफाई करना कि लोगों का स्ट्रेंथ क्या है, लोग क्या करना चाहते हैं. जब लोग जो पसंद करते हैं वो करना चाहते हैं, और रादर वी बिल्ड अ टीम वेयर वी हैव पैशनेट पीपल हु लव और रेजोनेट विद व्हाट यू डूइंग, तब वो लोग ऑर्गेनिकली पैशनेटली वो काम करते हैं, और उस डायरेक्शन में आप नॉट जस्ट फास्टर स्पीड से जाते हैं, बट बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, हायर एफिशिएंसी से एंड मोर मोटिवेशन के साथ जाते हैं. सो दैट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग अ मच लार्जर organization where people will not just do it in the shorter term, but will stay with you and will become sort of partners in that journey. जब हम बात करते हैं द सेकेंड एस्पेक्ट रिटेंशन की, कि लोग आपके साथ रिटेन कैसे होंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म में कैसे काम करेंगे, उसके दो पार्ट्स आते हैं. दैट देर आर टू पार्ट्स. वन इज़ बिजनेस में अगर हम टेक्निकल मॉडल से देखें तो एक मोटिवेटर्स होता है और एक हाइजीन फैक्टर्स होता है. करेक्ट. हाइजीन फैक्टर्स मतलब लोगों को अपना सैलरी टाइम पे मिल रहा है, अपना रिवॉर्ड्स मिल रहा है, अपना बोनस मिल रहा है, एक ठीक ठाक अच्छा एयर कंडीशन ऑफिस मिल रहा है, फैसिलिटीज़ या पॉलिसीज़ मिल रहा है. दिस इज़ हाइजीन. कि अगर ये नहीं होंगी तो लोगों को प्रॉब्लम होगा, होंगी तो ये एज इट इज़ इट डज नॉट मीन दैट पीपल विल स्टे इन योर कंपनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ हाइजीन फैक्टर्स. बट अब आता है मोटिवेटर्स. मोटिवेटर्स में आता है कि आप क्या स्पेशल कर रहे हैं लोगों के लिए, कैसे उन्हें मोटिवेट करने हैं. एक रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन स्ट्रक्चर ला रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें पब्लिकली गिफ्ट एंड रिवॉर्ड कर रहे हैं उनके गुड वर्क के लिए, उन्हें ट्रेन और मेंटोर कर रहे हैं, उन्हें ग्रो करवा रहे हैं अपने साथ इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, इन एवरी एस्पेक्ट, या उनके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं सो दैट उनको लगे कि हमें कंपनी में कुछ मज़ा आ रहा है, विच मीन्स दे आर एंगेज्ड, दे आर हैविंग फन, दे आर एन्जॉइंग देयर वर्क. अगर आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं, दिस इज़ वॉट आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स. इस मोटिवेशन के साथ लोग आगे जाते हैं तो वो ऑफकोर्स ग्रो करते हैं. एंड एक बहुत फेमस ऑथर हैं कॉल्ड देवदत्त पटनायक. वो क्या करते हैं, वो रिलीजन एंड मैथोलॉजी को रिलेट करके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अब्जॉर्ब करते हैं, उनकी लर्निंग्स लेके आते हैं. तो उन्होंने एक बात लिखी थी, बड़ी गहरी बात लिखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी. ही कॉल्स इट द मेटाफोर ऑफ 3 गॉडेसेस. हिंदी में बोलो तो हमारे 3 मेजर गॉडेसेस हैं जिनको हम वर्शिप करते हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा. तो वो कहते हैं बिजनेस में हमें इनकॉर्पोरेट कैसे करना है अपने एम्प्लॉयज़ के टुवर्ड्स, कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सरस्वती मतलब एजुकेशन, नॉलेज, इंटेलेक्ट देना है अपने लोगों को. तो सिर्फ काम नहीं कराना है, उन्हें ग्रो करवाना है, उन्हें और पढ़ाना है, उनको उनकी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है सो दैट उनको सरस्वती माँ का एक्सेस मिले. सेकेंड इज़ लक्ष्मी. ऑफ कोर्स जब हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं, हम एज एन एंटरप्रेन्योर सोचें कि सारा प्रॉफिट हम ले जाएंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं देंगे, सैलरी में ग्रोथ नहीं देंगे, तो वो हमारे लिए शॉर्ट साइटेडनेस होगी. तो हमें लक्ष्मी माँ को भी एंडोर्स करना है और उनको एक्सेस टू लक्ष्मी देना है. एंड लास्ट इज़ दुर्गा. दुर्गा इज द पावर ऑफ द गॉडेस ऑफ पावर और फेयर, विच मीन्स फेयर का कॉनोटेशन हमें नेगेटिव में नहीं लेके जाना है, बट हमें उसको पावर के लेंस से देखना है. विच मीन्स एक मैनेजर को एक पेरेंट की तरह होना पड़ेगा. लाइक पेरेंटिंग में भी ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं दैट एक मदर या पेरेंट को पावर ऑफ फेयर भी होना चाहिए फॉर द चाइल्ड टू मूव इन द राइट डायरेक्शन. सिमिलरली एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू एक्सरसाइज पावर बाय सेटिंग अप राइट सिस्टम्स, प्रोसेसेस, हायरार्की. तो हमें एक सिस्टम्स और कंपनी को एक सिर्फ इमोशन से रन नहीं करना, सिस्टम्स और पावर से भी रन करना है फॉर पीपल टू गेट अ सर्टेन सेंस ऑफ डायरेक्शन. तो जब ये तीनों गॉडेसेस का आप अपने बिजनेस में अब्जॉर्ब करके लाएंगे, सो बीट ऑल द एंजल्स, बीट ऑल द गॉडेसेस, सारे भगवान आपके साथ चलेंगे. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल.
कौन सी किताब में ये बात लिखी गई थी? ये किताब मुझे पढ़नी आई है। डोंट रिमेंबर, ही इज रिटन मल्टीपल बुक्स, बट आप गूगल करेंगे देवदत्त पटनायक, तो आपको बहुत कंटेंट मिलेगा। वो लवली, रिलीजन मैथोलॉजी को बिजनेस से रिलेट करके बहुत लवली। लर्निंग्स बताते हैं। 700 एम्प्लॉयज जो हैं ये करते क्या है? मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं आपकी कंपनी के अंदर? क्योंकि ऑडियो कंपनी है, अपने को सामान बेचना है, तो ये 700 लोग क्या करते हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। सो इसमें मेजर हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस, जिसको हम हेडक्वार्टर ऑफिस बोलते हैं, इसमें 110 लोग हैं हमारे पास। वेयर और इज इट लोकेटेड? गुड़गांव में DLF फेज़ 1 में है, ठीक। एंड मैं दिल्ली में रहता था, बट अब मैं गुड़गांव में मूव हो गया हूँ। और बाकी अबाउट 590 पीपल हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में है। सो कुछ मैन्युफैक्चरिंग हम खुद भी करते हैं। तो ये पीपल, दीज पीपल आर द पीपल हु हैव द रियल हैंड्स। सो इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हमने पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट कर दिया है। सो एज ऑफ टुडे एवरी प्रोडक्ट दैट वी सेल इन इंडिया इज Make in मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इज अंडर द मेक इन इंडिया फ्रेंचाइज। Wow. सो इस ये लोग, नॉट जस्ट दीज पीपल, हमारे साथ कुछ पार्टनर्स भी हैं जो काम करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये लोग अबाउट 590 पीपल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और हमारा 110 पीपल है जो हमारे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में है। तो इसमें हमारी मार्केटिंग, ऑपरेशंस, 110 डिज़ाइन, समझ प्रोडक्ट में आता डिज़ाइन। है। हाँ जी। अब ये 590 वाला ही था, समझ में आ गया। हाँ जी। ग्रेट, ग्रेट। आपके जो हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज हैं, उनमें कौन सी स्किल्स हैं? जो भी लोग होंगे 110 लोगों में से हो सकता है 10 लोग जो हाईएस्ट सैलरी के ऊपर हैं, हाँ जी। तो विच स्किल्स डू यू सी कि हाँ यार ये बंदा मेरे टॉप लाइन के अंदर आ सकता है? हाँ जी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन, ब्रिंग्स मी टू दैट टॉपिक अबाउट पीपल। वाइल लोग सोचते हैं कि एजुकेशन, पेडिग्री या डिग्री, सर्टन वर्क एक्सपीरियंस का एक बैकग्राउंड होगा तो इस पर्सन को हायर सैलरी मिलेगा कंपनी में। येस, मे बी ये लोग ये चीज़ें थोड़ा प्राइम एंड प्रिपेयर करती हैं आपको फॉर टेकिंग लीडरशिप रोल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बट हमारे लिए थोड़ा, हमारा नज़रिया, पर्सपेक्टिव इसके लिए थोड़ा सा अलग है। हम अपने लोगों में बेसिक स्किल्स देखते हैं अराउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अराउंड इफ़ दे हैव हंगर, एंड इफ़ दे हैव द राइट इमोशनल इंटेलिजेंस। सो अगर हम 3 ब्रैकेट्स में डालें, जैसे आपने बोला टॉप 3 स्किल्स, तो हमारे लिए होंगी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, IQ, और इन सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सेकंड इज हंगर एंड पैशन, डू दे हैव द इनर ड्राइव टू ग्रो फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड इज इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब क्या वो लोगों के साथ काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 80% ऑफ द जॉब फॉर एनीबडी इन द सिस्टम इज टू वर्क विद पीपल। तो उसके लिए आपको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए टू डील विद फेलियर्स, टू डील विद डिफिकल्टीज, टू डील विद डिसेंट। आपके लोग आपके साथ डिफर करेंगे, कुछ आपको प्रॉब्लम होगी लोगों के साथ। तो एज अ पार्ट ऑफ दिस इमोशनल इंटेलिजेंस ब्रैकेट, अगर आप मैनेजर्स होंगे, हाई पेड कंपनी में रिसोर्स होंगे, तो आप मैनेजर होंगे, तो आपको लोगों के साथ काम करना आता है कि नहीं, सिर्फ लोगों से काम नहीं करवाना, लोगों के साथ काम करना है। इन्वॉल्व होके कैसे आप काम एग्जैक्टली, करते हैं? तो आप में वो अबिलिटी टू वर्क विद पीपल, विच इज टीम मैनेजमेंट बोल लीजिए, एंड उसके अराउंड इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं। सो टू समराइज आई सेड IQ, EQ एंड हंगर आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम देखते हैं अपने रिसोर्सेज में, वाइल हायरिंग एंड ऑल्सो वाइल हेल्पिंग देम ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट। एक क्वेश्चन है मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं चाहता हूँ आपके, और मैं सारे एंटरप्रेन्योर से ऑलमोस्ट पूछता हूँ, और अभी मुझे जस्ट याद आया, तो अभी और भी मैं पूछने वाला हूँ सबसे। ज़रूर। आपको पता है कि सेल्समैन की ना बड़ी वैसी इमेज होती है, सेल्समैन मतलब हाँ जी। गेट पे आएगा, ठक ठक आएगा, बेच के जाएगा हमारे पास सामान। इज्जत नहीं होती बेसिकली सेल्समैन। बीइंग अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी हु हैज अ रेवेन्यू ऑफ व्हिच हैज अ रेवेन्यू ऑफ मोर देन 2000 CR, क्या लगता है आपको सेल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी के अंदर या किसी भी कंपनी को ग्रो करने के अंदर? सेल्समैन की वर्थ क्या होती है? हाँ जी। फर्स्टली हमारा आज 2000 करोड़ का रेवेन्यू नहीं है। भगवान चाहेंगे तो अगले 1 से 2 साल में होगा। we're trending to a revenue of 1000 crores this year. ऑलराइट, But having said that, विल कट इट फिर नहीं, कट ही कर देंगे इसको हम। नहीं, 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 नहीं। सेल्समैन का क्या रोल होता है हर कंपनी में? हाँ, आई बिलीव बिजनेस में हर स्टेक होल्डर, हर डिपार्टमेंट का पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए दैट वी आर आउट फॉर सेल्स, नॉट जस्ट फॉर द प्रोडक्ट बट एज एन एम्बेसडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या तो हम किसी को अपना कोई आइडिया बेच रहे हैं, कोई प्लान बेच रहे हैं, या सर्विस बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सो सेल्स सिर्फ एक सेल्स मैन का काम नहीं है। अगर आप HR में भी हैं, तो अगर आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए, उसको भी आपको जाके 100 लोगों में बेचना है या ब्यूटीफुली अपने सारे एक्सप्लेन, एम्प्लॉयज़ में बेचना है। लवली। So every employee has an equal responsibility to sell the product or the service or an idea that they are working into. Having said that, अगर हम एक stereotypical definition of sales लें, classical definition of sales, sales is
the act of selling a product or a service to a consumer in return of some goods Money. or some money or something that you get in barter. अगर हम उस लेंस से भी देखें तो sales, I believe, is like the bread earner of the family. In this case, the bread earner of the business. So they should not be looked down upon. यही लोग हैं जो आपके बिजनेस को ब्रेड और बिजनेस और सिंपल भाषा में बोलो तो धंधा ला के दे रहे हैं आपको. So they need to be well respected in the organization. They need to be given the right bonuses, initiatives, incentives in the organization, because ये लोग हैं जो not सिर्फ सेल्स ला रहे हैं बट वो सेल्स लाने के साथ आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा है और क्यों नहीं खरीद रहा है. सो ये जो मार्केट का इंसाइट है वो जो लोगों को हम बिजनेस में बोलते हैं फीट ऑन स्ट्रीट, जो लोग सड़क पर हैं और कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, और हमारे डिजिटल वर्ल्ड में पीपल इन सेल्स और मार्केटिंग आर ऑल्सो इंटरैक्टिंग विद द कस्टमर्स डिजिटली. तो जो लोग कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ आपका प्रोडक्ट बेच नहीं रहे बट आपको और इंसाइट्स दे रहे हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे बेटर बनाया जाए, करना है. और सो दैट आप बेटर प्रोडक्ट और सर्विस को बनाएं, बेटर प्राइस पे बनाएं, या क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व करें कस्टमर के लिए. सो इट इज़ नॉट जस्ट द मीन्स ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट बट ऑल्सो मीन्स ऑफ डेवलपिंग अ प्रोडक्ट. डेवलपिंग एंड सो ये दो फीडबैक लूप चलता है एक सेल्समैन के साथ. सो इन दो रीजंस की वजह से आई बिलीव सेल्स फंक्शन हर कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है. आई तो लव द पीपल हु सेल. मतलब हाँ जी. मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर कोई सेल कर रहा सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है डेवलप करना. है ना. और जब सेल्स इतनी ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको लगता है कि हमारे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर सेल्स सिखाया जाना चाहिए? बिकॉज आई डोंट फाइंड कि मतलब एमबीए में शायद सिखाते होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट वैसे कहीं पे भी सेल्स के बारे में बात भी नहीं होती. सेल्स को जस्ट बिकॉज रूट से ही वो क्लियर नहीं किया जा रहा. वो तो लगता है सेल्स वो बच्चा भी कर रहा है जो अपने पापा को समझा रहा है कि पापा 90% ले आऊंगा, साइकिल दिला दूं. करेक्ट. ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज फैमिली. Correct. पापा को कन्विंस कर रहा है, पापा ये कर दो. पापा भी कई बार कहते हैं कि तू 90% लेके आ जा, मैं तेरे को ये कर दूंगा. करेक्ट. करेक्ट. है ना. तो सेल्स वहां भी है, कन्विंसिंग वहां भी है. तो डू यू थिंक कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी इस पर्टिकुलर स्किल को सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हाईएस्ट पेइंग थिंग भी है? एग्जैक्टली. सो डेफिनेटली देर इज़ अ नीड हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली बिजनेस कोर्सेज में सेल्स सिखाया जाए, बट देर इज़ सो मच टू लर्न. आई ऑल्सो फील दैट there should be enough education on well-being, about productivity, about management of people, लोगों के साथ कैसे काम करना है, ह्यूमन इमोशंस कैसे अंडरस्टैंड करने हैं. देर इज सो मच, बट आई स्टिल बिलीव इन आवर एजुकेशन सिस्टम, दैट आवर एजुकेशन सिस्टम हैज गिवन प्रोडक्ट्स which have gone globally and become either prime ministers or CEOs of top organizations in the world. While लोगों के लिए बहुत आसान है बोलना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो खराबी है, हम यूएस कॉलेजेस एंड स्कूल्स की तरह काम नहीं करते. देर इज़ अ लॉट ऑफ मेरिट एंड देर इज़ सम रीज़न दैट आर इंडियन people who've gone through Indian rigorous education have gone out across the world and created wonders. But of course, there is a room for improvement. But I'm not an education expert, so I will not want to say कि आप हमसे सीखिए. But जो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में तो थोड़ी थोड़ी लर्निंग्स होती हैं. लगता है दैट काश ये चीज़ें हमने जल्दी स्कूल और कॉलेज में सीख ली होती तो मे बी हम जल्दी और डायरेक्टली अप्लाई कर पाते. बट हैविंग सेड दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी स्टडीड इन स्कूल, तब हमें लगता है आज उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें फ़ायदा होता है और वो काम आता है. एजुकेशन व्यर्थ और बेकार नहीं जाता. सही बात है. लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चीज़ तो करना चाहिए देखा जाए तो. जैसे चैट जीपीटी आ गया, इतनी चीज़ें, इतना कुछ बढ़ गया है, हम नहीं अगर बदलेंगे ना रूट लेवल पे तो फिर बड़ा मुश्किल है यार. मुझे ऐसा लगता है चेंज इज इनएविटेबल एज दे से. यस. एक और चीज़ सिखानी चाहिए जो आप सिखाएंगे अभी. हाँ जी. बिजनेस को विदाउट फंडिंग कैसे ग्रो करें. कैसे ग्रो किया आपने? हाँ जी, ज़रूर. सो नंबर वन, एज आई हैव सेड कपल ऑफ टाइम्स आज भी, आपका फोकस होना चाहिए यूनिट इकोनॉमिक्स पे. मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब कि एक मैं प्रोडक्ट या सर्विस कैसे बना रहा हूँ और कस्टमर को कैसे बेच रहा हूँ, कितना मुझे रेवेन्यू मिलेगा उस सर्विस या प्रोडक्ट को बेच के, और क्या मेरा कॉस्ट आएगा. वो एक ट्रांजैक्शन को करने में मैं प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं, और फिर आप उसको स्केल करके लार्जर बिजनेस प्लान बना सकते हैं. सो इसको कहते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स. हाँ जी. तो कहने का मतलब ये है कि पहले 6 महीने 1 साल तो जो प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है वो प्रॉफिट को मैं री इन्वेस्ट करूँ वापस से डेवलप करने के लिए उसको और ग्रो करने के लिए. हाँ जी. और प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, और ये मैथ बनाना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक बिज़नेस के लिए. सेकेंडली फ्रूगैलिटी.
फ्रुगैलिटी मतलब आप ज़्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट नहीं हो सकते शुरू में। आपको हर चीज़ को एक कॉस्ट के लेंस से देखना है। अगर आप रेवेन्यू को भी देख रहे हैं तो रेवेन्यू कितना आ रहा है और वो रेवेन्यू अगेंस्ट द कॉस्ट दैट यू इनकर्ड इन दैट बिजनेस, उस लेंस से देखना है। ये इंपॉर्टेंट है। थर्डली आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इन स्पाइट ऑफ दिस आपको पेशेंट होना पड़ेगा, बिकॉज वी कांट गेट इम्पेशेंट। विदाउट फंडिंग अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आपको पेशेंट होना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे स्केल करना पड़ेगा एंड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट इट माइट बी अ रिलेटिवली स्लो प्रोसेस, बट एज आई सेड अगर आपकी फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग है तो आप मच लार्जर मच लंबी रेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट हमने भी इन्हीं बेसिक्स पे फोकस करके अपना ब्रांड बनाया, अपना रेवेन्यू बनाया। और अगर हमारे आज कुछ व्यूअर्स सुन रहे हैं तो आपको अपना एक सॉलिड टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टॉप क्वालिटी पीपल को हायर करने का फंड्स नहीं है तो आप उन्हें सैलरी प्लस एक्विटी मॉडल पे ला सकते हैं, कंप्लीटली एक्विटी मॉडल पे ला सकते हैं, वेयर आप लोगों को बताएं और विश्वास दिलाएं कि मैं भी अपनी कंपनी से सैलरी विड्रॉ नहीं कर रहा, आप आइए, आप इस बिजनेस में मेरे साथ पार्टनर बनिए और आप भी विड्रॉ मत कीजिए सैलरी, बिकॉज हमारे पास आपको पैसे देने के लिए नहीं है। अभी नहीं है सो देर आर लेकिन आप वेरिएबल मॉडल्स, तो इसको ईसॉप्स बोलते हैं, इक्विटी स्वेट बेस्ड इक्विटी बोलते हैं। सिंपली आप को फाउंडर्स ढूंढ सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है और स्केल करना है तो आप अकेले शायद ना कर पाएँ, आपको कुछ पार्टनर्स का ज़रूरत पड़े जिनके पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हों, मतलब कुछ ऐसी स्किल्स हो जो आपके पास नहीं है। अगर आप बेचने में अच्छा हैं तो कोई प्रोडक्ट बनाने में आपसे अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी बिजनेस में है तो किसी का टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड हो। कुछ भी आप बना रहे हैं तो यू नीड मोर देन वन पीपल, और एक दो नहीं बनता है, जैसे 11 बनता है। हमारे केस में भी हम 2 को फाउंडर्स हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली हमारे जो मेजर टॉप 3 कंपेटिटर्स हैं सब में 2 को फाउंडर्स हैं। और ऐसे ही अगर आप इंडिया की लार्जेस्ट यूनिकॉर्न्स देखेंगे तो मोर देन 1 फाउंडर्स होंगे। या आपको बहुत जल्दी एक्सेस टू कैपिटल और इन्वेस्टमेंट्स मिल जाए तो दे विल बी एबल टू हायर वेरी स्मार्ट पीपल फॉर यू, जिसमें आप अकेले फाउंडर से काम चला सकते हैं। सो कीपिंग इन माइंड, अगर आप बूटस्ट्रैप बिजनेस हैं तो यूनिट इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, पेशेंस एंड एबिलिटी टू वर्क विद लिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए। और अगर आप ये सब बेसिक चीज़ें करेंगे तो सूनर और लेटर आपको स्केल मिलेगा। हो सकता है 500 करोड़ से ज़्यादा का स्केल मिले, हो सकता है कम मिले, बट आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाएंगे जो बर्नआउट नहीं होगा, जो शट होने के प्रोबेबिलिटी कम होगा उसका। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, एग्जांपल ले रहे हैं, उसने एक बॉडी लोशन का प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, लेट्स सपोज, ठीक है। उसने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले 7 से 8 जो कि अगर फेस पे भी यूज जाए तो एक्ने को ख़त्म कर सकता है, जापानीज टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। अब उसकी कॉस्टिंग आती है 130 रुपये की, ठीक है। वो ई कॉमर्स को यूज़ करके 500 रुपये का बेचना चाह रहा है उस प्रोडक्ट को। बिल्कुल। प्रोडक्ट बिक भी जाएगा, उसकी डिज़ाइनिंग बहुत कुछ अच्छा एकदम अपीलिंग हो गई है, ठीक है। रेट्रो अमेरिकन स्टाइल में उसने डिज़ाइन कर लिया, और ये रियल स्टोरी बाय द वे। बट वो कहीं ना कहीं फंड्स में स्टक हो रहा है बंदा, क्योंकि अगर 130 रुपये का एक बन रहा है तो उसको मिनिमम ऑर्डर देना पड़ेगा कम से कम 500 पीस का। अग्रीड। तो उसको एक लंबा पैसा लगाना है, तो वो इस कैलकुलेशन को कैसे बिठाए कि यार मेरा माल बिकेगा नहीं बिकेगा, कितना बिकेगा। कैलकुलेशन तो बैठ नहीं सकता। हाँ जी। कि कितना बिकेगा और कितने टाइम में बिकेगा, और उतने टाइम में मुझे वापस से वो करना है, और फिर उसके बाद एक एक ऑर्डर का कितना शिपमेंट मुझे देना पड़ेगा, कितनी शिपमेंट जब सीओडी होती हैं तो वापस भी चली जाती है, आरटीओ बोलते हैं, कुछ हाँ जी, बोलते हैं, बिल्कुल। वापस शिपमेंट चली जाती है, रिटर्न फिर टू आपका ओरिजिन। डबल जी। पैसा लगता है उसके अंदर। तो इस कैलकुलेशन को कैसे करें, और अगर नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता, ये लॉजिकल मुझे लगता नहीं है, शायद आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिल जाए। अगर नहीं हो सकता तो फिर कितना पैसा मेरे को लेके चलना है कि यार इतना तो मेरे को लगाना ही लगाना है टिल द टाइम मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं हाँ जी। इस बिजनेस के अंदर। इसका आंसर थोड़ा सा टेक्निकल होगा। हाँ टेक्निकली है सवाल भी अजीब है लेकिन ये प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल होता बिल्कुल है। बिल्कुल। सो इसमें 2-3 बातें हैं। दैट नंबर 1, आपको ये मैथ बहुत क्लियरली करनी पड़ेगी। ये मैथ आप रेट्रोस्पेक्ट में या बेचने के बाद नहीं करेंगे, आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। सो आई वुड रेकमेंड, अगर हमारे पास कुछ व्यूअर्स हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम धंधा बनाने चले हैं और हम सड़क पे कूद जाते हैं और बनाना शुरू करते हैं, फिर देख लेंगे यार, जो होगी देखी जाएगी। बट आई स्ट्रांगली बिलीव great businesses are built with a lot of planning and research. So as they say, if you are failing to plan, you are planning to fail. तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपने सही बोला, आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना आएगा, कितना कॉस्ट होगा, कितना लॉजिस्टिक्स, कितना रिटर्न्स, कितना टैक्सेस भी, और अदर कॉस्ट अराउंड द बिजनेस, विच मीन्स छोटा मोटा कॉस्ट लाइक पैकेजिंग, या आपके कुछ रिसोर्सेज लगे, कुछ आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को दिया, अगर आपको और भी
फिर एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सारे कॉस्ट आते हैं। शुरू में जब आप कोई भी ब्रांड बनाते हैं ई कॉमर्स में, अब कंपटीशन ई कॉमर्स में इतना है बिकॉज ई कॉमर्स ने सेल्स एंड द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग डेमोक्रेटाइज कर दिया है। तो मतलब कोई भी छोटा सा बिजनेस अपने घर में बैठ के भी बना सकता है और मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आके उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को, और ख़रीद सकते हैं। हैविंग सेड दैट, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एक कस्टमर को या एक ऑर्डर को अक्वायर करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आमतौर पे एक 500 रुपये का प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको उस ऑर्डर को अक्वायर करने का कॉस्ट 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये या 400 रुपये भी हो सकता है लो शुरू में। एंड आपको उसके बाद अमेजोन, फ्लिपकार्ट की कमीशंस, लॉजिस्टिक्स, रिटर्न, स्टोरेज कॉस्ट, माइनस में गया आपका तो ये सब प्रॉफिट। जाएगा। तो इनिशियली मुश्किल होता है। आपको एक सर्टेन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी देना पड़ेगा, बट वो ऑफ कोर्स एक सब्जेक्टिव कॉल है कि आप कितना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कमिट कर सकते हैं अपने सप्लायर को। आमतौर पे लोग कैसे हैक कर सकते हैं ऐसे कि आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें और प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ा लें, कि वो 130 रुपये के बदले 140 से 50 रुपये का हम बाय कर लेंगे। मगर वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 500 यूनिट्स के बदले अगर 100 यूनिट हो जाए तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। तो पर प्रोडक्ट आपने 10 से 20 रुपये एक्स्ट्रा ज़रूर गवाए, मगर आप अपना ये प्रोडक्ट ज़रूर टेस्ट कर सकते हो, और ऐसे में भी 3 और प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हो। सो आपको 10 लाख रुपए नहीं लगाने पड़ेंगे एक एसक्यू को लॉन्च करने में। आप अपनी इन्वेस्टमेंट 1/5 कर दी, मगर आपने अपना जो लॉस है वो कवर कर लिया, कि आप हो सकता है अगर प्रोडक्ट नहीं बिके, बहुत लॉस में जाए, तो सिर्फ 100 प्रोडक्ट्स का नुकसान होगा। और और टेस्टिंग भी पर आपके प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट पे हो और जाएगी। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट ना बनाएं और आप ऐसे मल्टीपल और प्रोडक्ट्स बनाएं। बट ऑफ कोर्स एक ऐसे आप मार्केट से ट्रेड करके बनाएंगे तो ऐसे बहुत सेलर्स होंगे। प्रोडक्ट में कुछ नया होना चाहिए, कुछ स्ट्रेंथ होना चाहिए, तभी वो बिकेगा। और मोर इम्पोर्टेंटली बिकने के बाद आपको अच्छे रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स आएंगे। अगर आप शॉर्ट साइटेड हो तो आप सोचें कि मेरे को तो बस बेचना है और ऐसे रेपिटेटिवली बेचना है, बट अगर लॉन्ग टर्म में बेचना है तो आपको बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक अच्छे रिव्यू रेटिंग्स आएंगे। तो जो इनिशियली आपने स्पेंड्स में आपने बर्न किया था, थोड़ा सा मनी आपने गवाया था, वो मनी आप रिकवर कर पाएंगे अगर प्रोडक्ट 6 महीना, साल, 2 साल बिकेगा। तो ये जो सारा मार्केटिंग कॉस्ट शुरू में आपने बेयर किया, वो बाद में आप कवर कर लेंगे, फिर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। वाह, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने समझाया है। मतलब मैं अगर पूछूं तो वरुण जी मार्केटर ज़्यादा बढ़िया है या वरुण जी डेवलपर ज़्यादा बढ़िया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़िया कर लेते हैं? तो मैंने जब शुरू किया था बिजनेस, तब मैं एक प्रोडक्ट डेवलपर था। ठीक मतलब है, मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता था, प्रोडक्ट्स खुद बनाता लेकिन था। बात करके मुझे लगा कि आप हार्डकोर मार्केटर हो यार। सो धीरे धीरे वो स्किल भी एक्वायर किया। वाइल ऑफ कोर्स मैंने एमबीए इन मार्केटिंग किया था, ओके। बट जब मैंने पैशनेटली अपना बिजनेस शुरू किया तो एक प्रोडक्ट डेवलपर के लेंस से शुरू किया, बिकॉज मैं एक पैशनेट म्यूजिशियन हूँ, ऑडियोफाइल वो हूँ। अभी हम सुनने वाले हैं, गिटार यहाँ तक आ चुका है। तो मैंने प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू किया, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसके फिजिकल डिज़ाइन में, उसकी 3D मोल्ड्स बनाना, प्रोटोटाइपिंग करना। उसके साथ लैब में बैठ के मैंने चाइना में एक साल स्पेंड किया है बीइंग अ वेजिटेरियन, तो वहाँ पे और मुश्किल होता था। हाँ, चाइना में क्या सो हुआ ये भी बताओ, ये भी चलो इस पे सो हम बात करेंगे। आएंगे। मगर तो ऐसे मैंने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट पे करना शुरू किया। जब हमारा ब्रांड, जब प्रोडक्ट मार्केट में लोगों तक पहुंचना शुरू किया, देन वी रियलाइज दैट वी आल्सो नीड द आर्ट ऑफ मार्केटिंग। एंड बिकॉज आई हैड स्टडीड दैट एंड आई हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ प्रीवियस कंपनी, तो मैं मार्केटिंग में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाया। बाकी मैंने हार्डवेयर सीखा, कस्टमर से इंटरैक्ट करके सीखा, कुछ स्टडी किया, कुछ कोर्सेज किए, कुछ जो हमारे टीम मेंबर्स आए हमारे पास मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, उनसे सीखा, कुछ कंसल्टेंट से सीखा, और ऐसे धीरे धीरे अपनी मार्केटिंग के स्किल पे अपना काम किया और उसको होन किया। But all in all, if I look back today, or if I were to advise a young entrepreneur who's looking at this today, watching this today, मैं बोलना चाहूँगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग ये दो अलग लोगों का काम नहीं है। आइडियली अगर एक इंसान का काम हो तो बहुत अच्छा है। वाई? बिकॉज जब आप मार्केटिंग करते हो तो आपको मार्केट का नॉलेज होता है, आपको पल्स ऑफ द मार्केट पता होता है, उस हिसाब और से ये फिर दो आप चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं, आइसोलेशन में नहीं चल सकती। और बना मैं आमतौर कुछ पे और रहा हूँ, मार्केट कुछ और हो आमतौर रहा पे आप सोचते हैं मैंने एक बंद रूम में एक आर्टिस्ट की तरह एक पेंटिंग, एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया, वहाँ पे इनफ टेकर्स होंगे उसके लिए। ऐसा नहीं है। आपको मार्केट के पल्स में, आपको मैदान में रहना पड़ेगा। इन टेक्निकल टर्म्स यू हैव टू डू मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर सर्वेज, हैव टू स्पीक टू योर कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड उनको चाहिए क्या, या अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया है या उसका सैम्पल दिया है तो वो कैसे परसीव कर रहे हैं मार्केट में। आर दे लाइकिंग इट और नॉट लाइकिंग इट, आर दे विलिंग टू पे दैट मच मनी फॉर इट, और उसका नीड है, डिमांड है, और वो कैसे परसीव कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें जब इंटरैक्ट करती हैं, जब कस्टमर से आप फीडबैक लेके प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट को वापस कस्टमर के पास जाते हैं, मल्टीपल साइकिल्स में बढ़ता है। एक साइकिल में नहीं कि आपने एक बार प्रोडक्ट बनाया और फिर आपने एक साल तक बेचा। तो इसलिए
या तो एक छोटी, इसलिए हमने देखा है आमतौर पे स्मॉलर टीम्स एंड स्मॉलर कंपनीज आर एबल टू बिल्ड मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बिकॉज द टीम इज स्मॉलर एंड दे हैव अ होलिस्टिक होलसम व्यू टुगेदर रादर देन ये डिपार्टमेंट कोई और सिटी या कंट्री में या कोई और ऑफिस में बैठा है, ये डिपार्टमेंट सेल्स एंड उन्होंने कुछ और मार्केटिंग ही प्लान अलग, कर लिया, सेल्स एंड इन्होंने कुछ प्रोडक्ट, और वो दोनों में बहुत गैप होता है। इसलिए आज भी a lot of international companies are not able to do as well in India जो कि इंडियन कंपनीज इंडिया में करती हैं, वाइस वर्सा। हम कोई और जोग्राफी में आते हैं, हमारे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो बिकॉज हमारा वहाँ पे पल्स ऑफ द मार्केट उतना नहीं हो। वाइल ऑफ कोर्स ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आज की डेट में बहुत अच्छे से मिलता है, बट जब आप यहाँ पे एक छोटी कंपनी के फॉर्म में, और कुछ कोई लोग दोनों प्रोडक्ट साइड और मार्केटिंग साइड पे दोनों पे काम करते हैं, तो आपको बहुत वंडर्स मिलते हैं। तो ये मैंने धीरे धीरे सीखा, हार्डवेयर सीखा, बट अगर आज हमारे कुछ व्यूअर्स हैं तो वो शुरू से ही दोनों साइड काम करे तो इट विल वर्क वंडर्स फॉर देम। नाइस। को फाउंडर जो हैं आपके, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स क्या हैं फिर? हाँ जी, सो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं, मे बी उनमें मुझसे ज़्यादा स्किल्स हैं। और वो भी देख के खुश होने वाले हैं, आपके मुंह से तारीफें सुनने वाले हैं, तो आप बताओ। सो मेरे को फाउंडर तरुण है, ये ऑल्सो हैपन्स टू बी माई एल्डर ब्रदर। पहले great. उन्होंने यूएस में एजुकेशन लिया, अपना अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। उन्होंने 15 साल यूएस में काम किया, अबाउट 12-13 साल, 15 साल रहे वो वहाँ पे, और अब वो लंदन में रहते हैं। वहाँ से इंडिया बिजनेस भी मैनेज करते हैं। हमारा ई कॉमर्स पार्ट वो मैनेज करते हैं, फाइनेंस वो देखते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वो मेरे साथ देखते हैं। सो ये 3-4 बड़े फंक्शन अबाउट डिमांड एंड सप्लाई वो देखते हैं। एंड आई एम मोर ऑन द, सो ही इज़ मोर ऑन द, as if we consider from a brain standpoint, he's the rational brain and I'm the emotional brain. So I work on the art, design, marketing, people functions, which is around HR, and he works around product and sales, e-commerce and finance. So he's the rational brain, I'm on the emotional brain. Got it. फ्यूचर प्लान क्या है बोल्ट ऑडियो के, ये एक सवाल है, और उसके बाद मेरे पास कुछ यस नो क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, जिसमें आपको यस और नो बताना है, ठीक है, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। रैपिड फायर। व्हाई डू यू थिंक सो? यस, ओके, ठीक है। यस, सॉर्ट ऑफ। लेकिन उससे पहले ये सवाल, फिर मैं सुनना चाहता हूँ एक गाना, फिर हम यस नो की तरफ चलेंगे। ठीक है, ज़रूर। राइट, सो व्हाट्स द फ्यूचर प्लान ऑफ बोल्ट? हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 1 से 1.5 साल में। हम अपनी टीम पर काम कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट डेवलपर्स अपने साथ बिल्ड कर रहे हैं। हम कुछ न्यू कैटेगरीज में जाने का प्लान कर रहे हैं। Okay. हम न्यू जोग्राफी में जाने का प्लान कर रहे हैं। जैसे कि न्यू जोग्राफी में हम न्यू कैटेगरी में हम होम ऑडियो में लॉन्च कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। हम फर्दर स्मार्ट वॉचेस में अपना फुट प्रिंट स्ट्रॉन्गर कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक से हम ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाते थे, अब हम स्मार्ट वॉचेस में अपना स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। इनफैक्ट जस्ट विद इन अ ईयर ऑफ लॉन्च हम 4th लार्जेस्ट प्लेयर बन गए हैं स्मार्ट वॉचेस में। एंड हम होम ऑडियो में लॉन्च कर रहे हैं, विच मीन हम साउंड बार्स एंड होम ऑडियो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। हम ऑफलाइन में हमने रिसेंटली एंटर किया है, तो हम उसमें स्ट्रेंथन अपना फुटप्रिंट बना रहे हैं, और न्यू प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कुछ न्यू इन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेटर करने के लिए। सो बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कंपनी में। सो वेट फॉर दिस ईयर एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू projects and initiatives coming out. I can understand the pressure on those 110 people. बहुत प्रेशर में जी रहा है यार, लेकिन इतने अच्छे फाउंडर मिले हैं। He is very smiling and very I believe आप बहुत मतलब chill boss हो, ये vibe आ रही है। We hope so, yes. Alright, so this is the plan of Bolt Audio कि आप बहुत सारे सेक्टर्स में और बहुत सारे नए मतलब कैटेगरीज में भी कर रहे हो और जोग्राफीज भी कैप्चर कर रहे हो। कौन सी जोग्राफीज? मतलब इंडिया के बाहर भी और इंडिया में भी। हम साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप में, यूएस में, हम वी वांट टू मेक बोल्ट अ ग्लोबल ब्रांड। So is Bolt available currently outside India? Yes, we have launched in UK. Yes, because Tarun is there. Yes, exactly. Oh, great. And we're going to be launching in multiple countries very soon. So आप पूरे विश्व में हमारे प्रोडक्ट्स देख पाएंगे। एंड हम चाहते हैं कि वी आर नॉट जस्ट मेकिंग इन इंडिया बट वी मेकिंग फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड। सो ये हमारा विजन है। वरुण, एक और सवाल है। हाँ जी, लास्ट पक्का? हाँ जी, ठीक है, और पूछिए। तो ये सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक करेंटली, डिग्रीज मैटर अ लॉट और स्किल्स मैटर अ लॉट? अभी चीज़ें ना बहुत बदल गई हैं। आप देखो, मतलब बीइंग अ फाउंडर मैं पूछ रहा हूँ, बोल्ट से हटके है ये सवाल, कि 20 साल पहले पैसे कमाने के जरिए बहुत कम थे, तो एक चीज़ बताई जा रही थी, और ये पढ़ो और ये जॉब लो या फिर ये करो और ये मतलब सेटल है लाइफ आपकी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे पिछले 5 साल की भी बात करें, 2020 की बाद की बात कर ले, तो एंटायरली पूरी दुनिया शिफ्ट हो गई है। हाँ जी, है ना? यूपीआई से लेके, जूम से लेके, गूगल मीट से लेके, एवरीथिंग इज डिजिटल।
करेक्ट राइट? तो अभी ना इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी चीज़ें हैं कि मतलब सैकड़ों चीज़ें हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो, करेक्ट राइट? बट नोबडी इज टीचिंग। सो व्हाट डू यू थिंक कि स्किल्स कितना मैटर करती है आज के टाइम पे? अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा एज चाहिए मार्केट में स्टैंड करने के लिए, तो स्किल्स कितने मैटर करती है यूथ के लिए? पूरा हमारा जो नेशन है वो सबसे ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा यंगेस्ट कंट्री है, करेक्ट तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Correct. So very good question that you touched upon. I love this question, and I'm sure a lot of viewers who are also watching also want to figure if they want to work for great organizations like ours and a lot of other organizations. तो उन्हें डिग्रीज पे काम करना चाहिए, स्किल पे काम करना चाहिए. हमारा पूरा नेशन and in fact as per our current government as well, there's a lot of focus on skill development. So in fact India in 2040 is going to be a great product of जो हमारा इंडिया वैल्यू इंटेलेक्चुअल कैपिटल बना रहा है, मतलब स्किल्स एंड नॉलेज बेस बना रहा है. इनफैक्ट आज जो इंडिया का लास्ट फ्यू डेकेड्स में भी इतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है इज़ बिकॉज ऑफ द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इज द रूट्स आर कमिंग फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम. सो डिग्रीज येस आर इम्पॉर्टेंट, बट लास्ट 10 से 20 साल में डिग्री इज़ नॉट द ओनली factor that will help you being successful either in a business or in a job. वाइल डिग्री आपको एक स्ट्रक्चर देती है, डिसिप्लिन देती है, एजुकेशन देती है और वैलिडेशन देती है कि मार्केट में लोग आपको एक नज़रिए से देखते हैं, हाँ कुछ रिस्पेक्ट से देखते हैं कि इन्होंने एक इस कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से एक डिग्री लिया है या एक सर्टेन डिग्री लिया है जिस भी कॉलेज से, तो उन्होंने कुछ टेक्निकल सीखा होगा, डिसिप्लिन दिखा होगा. द फैक्ट दैट दे शोड अप कॉलेज कंसिस्टेंटली फॉर 3 to 4 years and they've cleared it is a big validation in itself because कैरेक्टर पता लगता है उससे कैरेक्टर इंसान पता का। चलता है, बी इट अ पार्टनर, बी इट एन एम्प्लॉई और बी इट एन एंटरप्रेन्योर. यू वांट टू सी कंसिस्टेंसी एंड सम लेवल ऑफ कमिटमेंट. बट हैविंग सेड दैट, लास्ट 5 सालों में ये बहुत डेमोक्रेटाइज हो रहा है, एजुकेशन बहुत डेमोक्रेटाइज हो रहा है. पैंडमिक के बाद जो सारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल नॉलेज और कैपिटल जो कुछ कॉलेज की किताबों में या कुछ कॉलेज के क्लासरूम्स में होता था, वो ग्लोबल हो गया है थ्रू द एड टेक इंडस्ट्री, through access of information on internet, through courses. The biggest of universities in the world from the likes of Harvard, MIT, Stanford have come out with their online courses. So knowledge सिर्फ बंद रूम्स में नहीं रहा है, knowledge publicly available हो गया है. उस वजह से there are a lot of people, millions and billions of Indians sitting in their closed rooms getting access to this information and this knowledge on a piece of laptop or a tab or even a smartphone. And वो भी अपने skills पे काम करके वो अपनी पर्सनल या तो स्मॉल फ्रीलांसिंग बिजनेस खोल रहे हैं, अपना कुछ स्टार्टअप खोल रहे हैं, कुछ कंटेंट क्रिएशन खोल रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बिजनेस खोल रहे हैं, या फिर वो नौकरी कमा पा रहे हैं बिकॉज उन्होंने वो स्किल एक्वायर कर लिया है. हैविंग सेड दैट, इट माइट साउंड ईजियर कि आप कोई भी स्किल एक्वायर करो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, बट कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टू दैट स्किल इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. कि हम सोचे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कर लें, छोटा छोटा ऑनलाइन एक कोर्स कर लें 2 घंटे का या 2 हफ्ते का या 2 महीने का, दैट विल नॉट गारंटी यू सक्सेस. आपको कमिटेड रहना पड़ेगा, उस स्किल पे काम करना पड़ेगा. आई एम श्योर जैसे आपने एक कंटेंट क्रिएशन में इतना बड़ा ब्रांड बनाया अपने लिए, तो आपने कंसिस्टेंटली डेडिकेटेडली उस पर काम किया है काफ़ी साल, तो आप पहुँचे हैं. अब कोई सोचे मैं कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्टिंग का या कंटेंट क्रिएशन का एक 2 घंटे या 2 महीने का कोर्स कर लूँगा, वो गारंटी नहीं करेगा. हैविंग सेड दैट, कोई डिग्री भी गारंटी नहीं करेगी. सो कमिटमेंट टू लर्निंग अ सर्टन स्किल either inside a college classroom or outside the college classroom is maybe what the X factor is. उसके बाद as I said, अब companies and startups और investors भी सिर्फ डिग्री को नहीं देखते. डिग्री while it might get you some brownie points, but it will not guarantee success or quality or commitment from a candidate. So हमें skills, कुछ real world skills, कुछ people management skills, कुछ emotional intelligence skills जैसे हम बात कर रहे थे, वो skills भी चाहिए to solve certain problems, be it in your own business or be it as an employee. So that's how I look at degree and skills. Very amazingly answered. And I want to add few points यहाँ पे कि स्किल्स डेवलप करने का ना, जैसे पॉडकास्टिंग का एक कोर्स करने के बाद आप पॉडकास्टर बन जाओगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने कोई कोर्स नहीं किया. You'll have to walk the talk. आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी. जस्ट बिकॉज आई हैव बीन इन अ बिजनेस जहाँ पे हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आते थे और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे भारत में. तो मैंने उस बिजनेस में 2017 से 2020 तक, जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में भी डिजिटली किया उसको, तो आई हैव मेट मोर देन 5,000 पीपल एंड वी हैव बीन इन कन्वर्सेशंस. हमने लोगों से बात करी, बात कर करके सुनने की आदत पड़ गई.
ठीक है, क्योंकि स्मार्ट कन्वर्सेशन तब होता है जब आप कम बोलते हो और सामने वाले की ज़्यादा सुनते हो, क्योंकि आप तो सेल करने वाले हो वहाँ पे। ठीक है, तो सामने वाले की बात सुननी है एंड उसके बाद आप कन्वर्सेशन कैसे बेस्ट कर सकते हैं उस पर आप धीरे 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 मास्टरी हासिल करते हो कि यार दिस इज हाउ मेरे को जिस तरह की कन्वर्सेशन मोड़नी है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। आप किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उसे सामने वाले पे डिपेंड करेगा कैसा आंसर निकालेगा ये। तो इस वजह से शायद मेरी पॉडकास्टिंग चल गई, नहीं तो अभी तो बहुत लोग हैं जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ जी, हर किसी का चल भी नहीं पा रहा। तो पॉइंट इतना सा है कि स्किल अगर आपने पकड़ ली है तो स्किल फिर आपको देखना पड़ेगा कि इस स्किल में टॉप 5 पीपल कौन है, क्या उन्होंने कोई किताब लिखी है, क्या उनकी कोई वीडियोस हैं, क्या वो अपने सीक्रेट्स वहाँ पे बता रहे हैं, और अगर वो बता रहे हैं तो एज इट इज डुप्लीकेट कर लो। एड मतलब कोई भी, देयर इज नो नॉलेज इज न्यू नॉलेज, कहीं ना कहीं से चीज़ें क्यूरेट हो रही हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है हाँ जी, कि किसी ना किसी किताब के अंदर आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर से कोई बात सुनी, आपको लगता है यार कितनी बढ़िया बात बोली, वही बात आपको किसी ना किसी किताब के अंदर मिल जाएगी जब हाँ आप जी, पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ जी, तो रीड बुक्स, मीट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, लर्न फ्रॉम पीपल एंड एक स्किल पे घुस के, वही ये भी चीज़ कहीं पे पढ़ी थी कि 10,000 घंटे लगते हैं एक स्किल पे मास्टर हासिल करने में, मतलब 7 साल का समय लगेगा इफ यू वांट टू बी मास्टर इन वन स्किल। तो पकड़ के, एज ही सेड, यू राइटली मेंशन, एक स्किल पे आपको कमिटमेंट एंड डेडिकेशन से आइदर इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम काम करना पड़ेगा उसमें मास्टर करने के लिए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू समराइज व्हाट यू सेड, आपको कर करके सीखना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ के नहीं। तो पढ़िए भी बट करिए भी। जब ये रेपिटेटिवली साइकिल चलेगा तो धीरे धीरे आप बेटर होते रहेंगे, और कोई सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलेगा, बट आप इटरेटिवली बेटर होते रहेंगे तो आप धीरे धीरे मास्टरी हासिल करेंगे। एक सवाल और आ गया दिमाग में, लास्ट पक्का। हाँ जी, बिल्कुल। एज यू सेड 1000 CR को आप टच कर रहे हैं अभी रेवेन्यू वाइज, सो अप्रोक्सीमेटली 100 CR मंथली रेवेन्यू वाइज, Yeah, little lesser than that, लिटिल yes. 80 CR 90 CR, आई वोंट गो इन एग्जैक्ट वो। तो इस ब्रांड को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए मार्केटिंग बजट क्या रहता है आपका? सो मार्केटिंग बजट्स डिपेंड करते हैं हमारे मैं रियल नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको approximately उसका percentage. construct, हाँ, परसेंटेज टिपिकली 5 to 10% के बीच में रेंज करता है एवरी मंथ? हाँ जी, ठीक है। सो उसमें डिफरेंट पार्ट्स में मार्केटिंग फंड्स जाते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट जो पॉइंट ऑफ सेल्स पे है, जिस प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है, विच इज़ ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन है तो स्टोर में, ऑनलाइन है तो उसके प्लेटफॉर्म पे। थर्डली थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे लाइक सोशल मीडिया, गूगल, सर्च प्लेटफॉर्म्स पे। थर्डली इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम काम करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ। विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि तो हाँ जी, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो हम ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ काम करते हैं। उसके बाद हमें आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग करना होता है, स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन्स में जाके आउट एडवर्टाइज ऑफ होम करना मतलब होता क्या है। हुआ? आउट ऑफ होम मतलब जो आप स्ट्रीट्स पे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, तो ठीक है। हमें बड़े सिटीज़ में भी होंगे, स्मॉलर टाउन्स में भी होंगे। ब्रांड अवेयरनेस एंड रिकॉल के लिए कभी कभार हम IPL के साथ पार्टनरशिप करते हैं, कभी टीवी पे आते हैं, कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं। सो हमें ये फिगर आउट करना होता है हमारा कंज्यूमर कहाँ पे है, कहाँ पे है? जहाँ पे वो होगा, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस सिटी में, जिस ऑफिस में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, हम वहाँ पे जाएंगे। हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कस्टमर हमारे पास आएगा। तो और हमें देखना पड़ेगा वो कहाँ कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे है, वो टीवी पे है, वो अखबार पढ़ रहा है या क्या पढ़ रहा है। तो वो अपने टारगेट ग्रुप को, अपने कंज्यूमर को समझना पड़ता है, वो कौन है और वो कहाँ है और वो कहाँ कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, ऑन डिजिटल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड। तो उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमें अपने ब्रांड के बारे में बताना होता है, और हर बारी नहीं बेचना होता प्रोडक्ट अपना। कभी कभी सिर्फ हम ब्रांड के बारे में बात करते हैं, और उसको मार्केटिंग टर्म में बोले हम टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल बनाते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड रेजोनेंस बनाते हैं। एंड समटाइम्स व्हेन यू आर ऑन द पॉइंट ऑफ सेल्स तो प्रोडक्ट को बेचना भी होता है। तो कभी हम सिर्फ ब्रांड की बात करते हैं, कभी सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं। सो अगेन इन मार्केटिंग टर्म्स देयर इज टॉप ऑफ द फनल एडवर्टाइजिंग एंड द बॉटम ऑफ द फनल। सो हमें अपने मार्केटिंग फंड्स हर पार्ट ऑफ द फनल में इन्वेस्ट करना होता है, एंड तभी हम एक कंसिस्टेंट स्केलेबल ब्रांड बना पाते हैं कंज्यूमर्स की आइज में। परफेक्ट, परफेक्ट। यस, आपको ऑफ कैमरा मैं कुछ जबरदस्त बताने वाला हूँ। हाँ जी, मुझे ज़रूर। मैंने ये सवाल जो पूछा है ना, हाँ जी। इस सवाल के पीछे कुछ मेरा पर्सनल वो था, तो बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ। अब मैं सुनना चाहता हूँ गाना आपसे, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई लव पर्सनली। आप सुनाइए पहले, आप क्या पसंद पहले करते आप पहले आप क्या सुनेंगे आप बताइए। वॉट एवर यू फील लाइक, जो भी गाना आप, बहुत बढ़िया ट्यून्ड है। ट्यून्ड है। La 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 la, कोई जाने ना
पहचानना ये हुआ कैसे। आ गए हो ख्वाबों में से बेवफा, न जाओ बेवफा, बेवफा न जा। डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ चाहत में तेरी। अब दिन चलते नहीं, रातें कटती नहीं, अब तस्वीर से बातें बनती नहीं। तो आजा यार मजा आ गया। थैंक यू। आपकी बारी, आप क्या परफेक्ट करेंगे? पैकेज है ये तो। परफेक्ट पैकेज। क्या 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 सुनना चाहोगे? आप सुनाइए कुछ। मैं तो गाता ही नहीं। मुझे तो बहुत बुरा गाना आता है। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, अब ऐसे न आहे भरा कीजिए। पहली बार ऐसा हो रहा है पॉडकास्ट के अंदर हमने गाना शुरू कर दिया। नाइस Yes, नाइस, well done, well done. I didn't know lovely you were such a having great you. singer. Yes, Lovely yes. I'm an amazing singer. अच्छा गा रहे थे आप। Thank you so much. Okay, now we'll move forward to yes or no questions. हाँ जी। ठीक है, and इसके अंदर भी डीप में घुसूंगा कि yes तो yes क्यों, no तो no क्यों। लेकिन इसके लिए हमारे पास ना कुछ props हैं। Okay, sure. तो props तो आप रैपिड फायर करने वाले हैं मेरे रैपिड साथ? फायर, रैपिड फायर नहीं कह सकते हाँ जी। बिकॉज सिर्फ yes or no questions है। आपको जल्दी जवाब देना है लेकिन। Sure. बोल्ड स्टिक टू द पॉइंट एड्स व्हिच आर शॉर्ट एंड क्रिस्प। Yes, definitely. हम आजकल अटेंशन स्पैन कस्टमर्स का बहुत कम है। 160 कैरेक्टर जनरेशन है। सो द फोकस इज ऑन स्टॉपिंग द थंब बिकॉज कस्टमर अपने थंब के फॉर्म में आपका फेट डिसाइड कर रहा है। सही बात तो है। थंब रोकने के लिए आपको सिर्फ 3 सेकंड मिलते हैं। तो इसलिए हम अपना कंटेंट और अपनी एडवर्टाइजिंग दोनों बहुत शॉर्ट रखते हैं। लवली। वरुण वांट्स टू राइट अ बुक नेक्स्ट। नॉट इन द नेक्स्ट 1 year. ओके ठीक है। बोल्ट हायर्स यंग टैलेंट विदाउट डिग्रीज एंड फोकस ऑन देयर स्किल्स। यस नो? Yes and no. We do not focus on the degrees only. We focus on the skills. So yes, we do hire young. We hire for the character and train for skill. ओके, क्या बोल्ट ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो आपने सोचा भी नहीं था एंड यू वर सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट्स? Absolutely. कर्म करते रहिए, रिजल्ट का मत वेट कीजिए। कर्मण्यवधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन। कदाचन। सो व्हेन वी स्टार्टेड हमने ड्रीम भी नहीं किया था, इमेजिन भी नहीं किया था दैट हम आज यहाँ पे पहुँचेंगे। हमारा फोकस था बस यहाँ अपने पे यहाँ पे बस फोकस था एक ग्रेट प्रोडक्ट पे काम करने का और उस प्रोडक्ट को और अपनी आर्ट को होन करते रहने का। एंड सूनर और लेटर समथिंग विल हैपन। Lovely. फॉर श्योर। Is it difficult to deal with Gen Z, millennials and Gen X in the same office? Gen X in the sense जो 19 मतलब 80 से लेके 99। हाँ जी एब्सोल्युटली। You know it. हाँ जी Gen X, Y, Z. हाँ। So X is 65 to 80, Y is and millennials is 80 to 90, 1980 to 95, 96, and Gen Z is 97 to अभी आगे क्या आने वाला है मुझे समझ नहीं आ रहा। Gen Z स्क्वायर आएगा क्या? के बाद I think 2007 के बाद is another term, but वो अभी 15-16 साल के, they're not even adults, so maybe not people not फिर लोग खुद talking फिगर about आउट it करेंगे कि हम अपने आप को क्या बुलाना चाहते हैं। double A. So it is not difficult. We have to understand as people, as an entrepreneurs or as managers, that there will be different people. हर जनरेशन की अलग नीड्स होती है। While I don't believe in stereotyping people by their age or by their generation, Nice. but just like कुछ sun signs और कुछ कैटेगरीज से आप कुछ सर्टन अंडरस्टैंडिंग निकाल सकते हो। इस जनरेशन का करंट नीड थोड़ा सा अलग है
they're more innovative, they're more hungry, they're more enterprising, they seek validation, they're digital natives. So इन लोगों के qualities और needs बहुत different होते हैं, so they want better work culture. But इससे जो पहले वाला generation था, which is Gen Y और Gen X, so they bring in more experience, more knowledge. They want lesser, they have lesser focus on validation, but they have more focus on looking for meaningful work. So in सबकी needs different होती है, but the idea is to embrace all of them. And हर कंपनी को सक्सेसफुली चलाने के लिए आपको ये 2 या 3 जनरेशन आपके ऑफिस में होंगी. And there are some Gen X people who are maybe 15-20 years older than me in my company, but we also have to understand and resonate where they come from. And similarly, आज मेरी कंपनी में मुझसे 10, 12, 13 साल भी छोटे लोग होते हैं. तो ये जनरेशन्स को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने उनके फीट में अपने आप को डाल के थोड़ा सोचना होता है, जो धीरे धीरे आपको पीपल मैनेजमेंट एंड पीपल स्किल्स आ जाता है. Great. So do you agree to Narayan Murthy's statement that 70 hours per week? आपने देखा ये? हाँ जी, ज़रूर ज़रूर. तो क्या लगता है आपको, ये सक्सेस का मंत्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि बैकलैश भी बहुत आया है इसके ऊपर. So in isolation, no. But I know there was a lot of context to this that he mentioned. वो एक पोस्ट कॉन्टेक्स्ट में से एक स्टेटमेंट को निकाल के थोड़ा सा ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन किया गया, उसके वजह से थोड़ा सा बैकलैश मिला उस स्टेटमेंट को. आई ह्यूजली आई एम बिग फैन ऑफ नारायण मूर्ति सर एंड ऑल्सो अ फैन ऑफ हिज फिलॉसफीज. But having said that, what he meant was, when you were younger, you need not focus on work-life balance as much as on achieving and creating something meaningful for you. But having said that, it might require you to stretch in a shorter run or in a small week on a certain day. But in the longer run, there has to be focus on work-life balance, mental well-being, emotional well-being, physical well-being. So एक balance ज़रूरी है, मगर hustle का भी एक अपना importance है when you are younger. जब आप शुरू में जब आप कुछ भी स्टार्ट करें, चाहे आप एक एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करें, चाहे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आप सिर्फ बैलेंस ढूंढेंगे तो मे बी आप मीडियोक्रिटी से बाहर नहीं आ पाएंगे. टू अचीव समथिंग ब्रिलियंट और एक्सेप्शनल, कुछ एक्सेलेंस हासिल करने के लिए, एज यू मेंशन, 10,000 घंटे लगते हैं, वो लगाने पड़ेंगे. अब वो 10,000 घंटे आप 20 साल में एक्वायर करें या 7 साल में, वो आपके ऊपर है. दैट विल डिफाइन द स्पीड ऑफ सक्सेस एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क और आर्ट दैट यू हैव. सो आई बिलीव दिस वेरी स्ट्रांगली कि क्यों इंसान को दोनों चीजें बैलेंस करके ऐसे करके मेडिटेशन करो जी. मेडिटेशन आप उस एज में कर रहे हो जब आपके बिजली का बिल आ रहा है, ठीक है, और बिजली का बिल भरने के लिए आपको पता नहीं लग रहा कि तो आप कहाँ से पीस ऑफ माइंड लेके आओगे यार. यू नीड टू बी सक्सेसफुल फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद चैरिटी और ये मेडिटेशन और ये सारी चीजें, क्योंकि जो चैरिटी करने के लिए बाबा बोल रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे. खैर, इज इट डिफिकल्ट टू स्केल अ स्टार्टअप विदाउट फंडिंग? ऑब्वियसली नो. ऑब्वियसली नो. आजकल कंपनीज अपने फाउंडर्स, कल्चर, पीपल के थ्रू सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करती हैं. इज इट फ्रूगल एंड इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग? एब्सोल्युटली यस. आपको अपना प्रोडक्ट या अपना ब्रांड या पर्सनल ब्रांड जाके कंज्यूमर्स तक, मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स तक जाने के लिए आपको कोई बड़ा ब्रांड, सोशल मीडिया, टीवी या अखबार की ज़रूरत नहीं है. आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है. आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अपनी बात, अपनी आवाज़ मिलियंस तक पहुंचाने के लिए. सो इसलिए हर छोटे से छोटा स्टेप बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है. तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, अपना पर्सनल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब, स्नैपचैट, जो भी आपका टकाटक, मौज, जो भी प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाइए, अपना ब्रांड, अपना सर्विस, अपना प्रोडक्ट पहुंचाइए. एंड देयर आर इनफ टेकर्स फॉर इट. सो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मेरा प्रोडक्ट या एड या ब्रांड टीवी पे नहीं आ सकता या अखबार में नहीं आ सकता तो हम बड़े नहीं बन सकते. वी ऑल्सो बिल्ट अ ब्रांड वन स्टेप एट अ टाइम, फ्रूगली, बूटस्ट्रैप वे में. तो I'm sure there are millions of other success stories which have done even better than us. So definitely हो सकता है. Lovely podcast. Last question of the podcast, and I want you to answer this in a second. हाँ जी. ऐसे कट करके जवाब देना है. तो अगर आप मेरी जगह होते तो आप अपने आप से कौन सा ऐसा सवाल पूछते जो मैंने नहीं पूछा अभी तक? फटाक से सेकंड. उसको आपने सब कुछ पूछ लिया मुझसे. सब कुछ निकाल लिया मेरे में से आपने. पक्का. हाँ जी. और कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा. So दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू आर फ्री टू आस्क. कमेंट सेक्शन पूरा आपका है, आप अपने क्वेश्चंस पूछोगे. अगर मुझे कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं तो नेक्स्ट टाइम विल कॉल वरुण. यस. एंड ही विल बी बैक. मतलब इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर आशुतोष. मुझे बहुत मजा आया. Lovely. आप जैसे कंटेंट क्रिएटर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है.
हम अपने एक मैंने साइलो में बोला भी बैठ के नहीं पूरे पॉडकास्ट पे एक बार नहीं, आपने बहुत कुछ अपना आई लव पर्सपेक्टिव योर दिया एप्रिसिएशन थैंक यू सो और मच हम अपना एक साइलो में बैठ के काम करते हैं, बट हम शायद लोगों से बात करना, आप जैसे एंटरप्रेन्योर से बात करना, हमारे कस्टमर से बात करना, व्यूअर से बात करना, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर से बात करना शायद कभी कभी भूल जाते हैं. सो दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया and a great platform to go out there and speak to young people, young minds, young entrepreneurs, young consumers. So thank you so much. थैंक यू सो मच टेक केयर share this with people so that your business की talks हैं. In fact, Varun is also planning to start an entrepreneurial podcast. So I'd love, मुझे बताना जरूर, मैं भी share करूंगा इसके बारे में अपने podcast पे कि जाके भाई देखिए. जब भी Definitely. कभी इनका podcast शुरू होता है तो मैं description में link जरूर दूंगा so that you people go and watch. कि मतलब एक ऐसा talk जहाँ पे कहते हैं ना अमीर लोगों की बातें ही अलग होती हैं, ठीक है. और अंबानी जी चाय पीने 500 रुपए दे के जाते थे, ये कहानी सबने सुनी होगी, सिर्फ वो देखने के लिए 5 स्टार के अंदर बातें क्या होती हैं. सो विद दिस नोट वील एंड अप दिस सेशन. थैंक यू सो वेरी मच इतने पेशेंटली हमें सुनने के लिए, एंड विल कम बैक विद अनदर पॉडकास्ट विच विल बी सो वैल्यूएबल. टेक केयर. Thank you. Thank you, Ash. Thank you, Ashutosh.